So, hi everyone, this is Abhishek once again on Focal IAS. So, in this video, we'll discuss आर्थिकी which is presented by घटना चक्र. आप सबको पता है कि और इसका इम्पोर्टेंस यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में क्या है वो भी आप लोगों को पता है. तो इंग्लिश में जो ये है ये इकोनॉमी के नाम से आती है एंड दिस इज अ कलेक्शन ऑफ इकोनॉमिकल डेटा पूरे साल का. ठीक है, तो दिस इज वेरी क्रुशियल एंड इंपॉर्टेंट एंड 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ इस बुकलेट से आपको पीसीएस प्रीलिम्स में देखने को मिलता है. तो इसका इंपॉर्टेंस इतना है आप जान सकते हो. इन दिस वीडियो विल कंप्लीट दिस इंटायर बुकलेट, ठीक है, ऑफ घटना चक्र आर्थिकी एंड दिस इज पार्ट ऑफ आर प्रोग्राम यूपीपीएससी संकल्प एक्सप्रेस बैच 2025 जो कि आपका प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए नहीं है. लेकिन इस आर्थिकी में कुछ ऐसे डेटाज होंगे जो प्रीलिम्स के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे. सो आई विल हाईलाइट दोज डेटाज को आप उसको मेंस के लिए आप रख सकते हो. अच्छा, जो हमारा प्रोग्राम है, हम दो प्रोग्राम्स चला रहे हैं अभी के लिए फिलहाल. ठीक है, एक यूपीएससी ईपीएफओ का है और यूपीपीएससी प्री के. ये दो प्रोग्राम फोकल आईएएस पे चल रहे हैं अभी. ठीक है, अब हमको पता है कि हमारा एग्जाम 12 अक्टूबर को है तो 56 डेज आर लेफ्ट. ठीक है, हम 50 दिन का मान के चल रहे हैं तो 50 दिन का ये प्रोग्राम है. ये आपका ट्रेंड एनालिसिस है जो कि मैंने पिछली वीडियोज में किया है, तो यू कैन watch that video and please join our telegram channel so that you'll get regular updated information about these things. तो ये जो प्रोग्राम है इसमें हम कंप्लीट यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सारी की सारी जो भी एंगल्स हो सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा कवरेज दे रहे हैं. तो कंप्लीट कोर्स कवरेज है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस चलती हैं. तो ये अब जो है आपकी एक हफ्ते की क्लास हो चुकी है, राइट. और ये दूसरी फ्री वीडियो मैं आपके यूट्यूब पे डाल रहा हूँ. ठीक है, पहले के तो फ्री नहीं थे, मतलब वो क्लास प्लस ओरिएंटेशन था. दिस इज द फर्स्ट फ्री वीडियो ऑन यूट्यूब. ठीक है, लेकिन ये पार्ट हमारे संकल्प एक्सप्रेस बैच का ही है जिसमें आपको कंप्लीट जो कोर्स कवरेज कराया जाता है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, डेमोग्राफिक डेटा, इंडिया एंड वर्ल्ड विद करंट एंड टॉपिक्स एंड सीसैट के भी कुछ चीज़ें हम देखेंगे. एग्रीकल्चर, मिनरल रिसोर्स डेटा होगा, ऑल इकोनॉमिकल डेटा होगा, यूपी स्पेशल, करंट, जीके दोनों हैं. और ये सारे डिस्कशंस के आपको पीडीएफ मिलेंगे जो ये बैच ज्वाइन करेंगे. तो फी फॉर दिस बैच इज जस्ट 999 रुपीज़, 999 रुपये बस फीस है. इसको क्या करना होगा, आपको 7827530282 पे इस पे जाके आपको पेटीएम, फोन पे या गूगल पे कुछ भी कर सकते हो और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द मेथड हाउ यू कैन सब्सक्राइब दिस प्रोग्राम. ठीक है, अगर आप इसमें से 20 टेस्ट का भी हमारे पास ऑप्शन है. ये 20 टेस्ट इतने सफिशिएंट हैं कि आपके प्रीलिम्स के मतलब कोई एंगल्स नहीं छोड़े जाएंगे. जैसे कोई सब्जेक्ट है, मान लो हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ये सारे विद एक्सप्लेनेशन, उनका एक्सप्लेनेशन भी बहुत डिटेल होगा. तो सारी चीजें डिस्कस की जाएंगी और इसके लिए अलग से आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे. So those who want to join this both things, they have to pay 1499 rupees. और जिनको सिर्फ कोर्स ज्वाइन करना है, they can join it by paying just ₹999 rupees. ठीक है, तो this is how you can join this class. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो यहां से ही हम स्टार्ट करते हैं. तो प्रोविजनल एस्टिमेट, सबसे पहले जीडीपी का बात करते हैं. जो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इसका प्रोविजनल एस्टिमेट किसके लिए, तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए. कौन रिलीज किया है, तो नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन. और ये किसके तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसको हम शॉर्ट में मॉस्पी कहते हैं. 30 मई 2025 को ये डेटा रिलीज किया गया. अच्छा, ये डिस्कशन जो है आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है. जो कंटेंट होगा वो आपको कंप्लीटली इंग्लिश में मिलेगा. तो ये जानकारी अभी के लिए आप लोग ध्यान में रखें. नाउ, तो ये प्रोविजनल एस्टिमेट ऑफ रियल जीडीपी जो है ये 6.5% की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है. कब, 24-25 के लिए. ठीक है, कितना बताया है कि जो आपका प्रोविजनल एस्टिमेट फॉर रियल जीडीपी है इसमें ग्रोथ कितना बताया, 6.5% का. आरबीआई भी जो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कितना बता रहा है, आरबीआई के हिसाब से 6.5% है. तो ये भी याद रखना. आईएमएफ का क्या है ये आप लोग कमेंट करके बता दो. इन्होंने थोड़ा सा घटाया है. क्या है आईएमएफ के हिसाब से इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-2025. अच्छा, ड्यूरिंग Q4, अब ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, ये वाला 6.5% वाला ये याद रखना. लेकिन Q4 ऑफ FY 2024-2025 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में रियल जीडीपी का जो ग्रोथ दिखा है वो 7.4 दिखा है. तो ये एक क्वार्टर में दिखा है, 4 क्वार्टर होते हैं. लेकिन ये ओवरऑल कितना बता रहे हैं, ओवरऑल बता रहे हैं FY 2024-2025 के लिए 6.5%. और आरबीआई भी क्या बता रहा है, 6.5%. तो ये दोनों डेटाज आप अपने दिमाग में रखो, पूछा जा सकता है. नाउ
की हाइलाइट्स क्या है, तो रियल जीडीपी कितना बताया है, 6.5% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। नॉमिनल जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या बता रहे हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर है, तो जो आपका नॉमिनल जीडीपी है इसमें जो करंट ईयर है जो इन्फ्लेशन है उसको सब्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो नॉमिनल में बता रहे हैं 24-25 के लिए 9.8% का 24-25 के लिए बता रहे हैं, तो ये दोनों डेटा याद रखो। रियल वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रियल जीडीपी में इसमें इन्फ्लेशन जो है ये सब्सट्रैक्टेड होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नॉमिनल कितना 9.8, रियल कितना 6.5। क्वार्टर 4 वाला हमने देख लिया है, तो ये नॉमिनल का है और ये रियल का है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्वार्टर 4 का डेटा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू रिकॉर्ड अ ग्रोथ रेट ऑफ 9.4% इन FY 2024-2025, ठीक है, फॉलोड बाई 8.9% इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, ठीक है, अदर सर्विसेज। 7.2% की ग्रोथ फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में। इज दिस इंपॉर्टेंट? नो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 PCS मेंस दे कैन नोट डाउन दिस डेटा। ड्यूरिंग क्वार्टर 4 इंपॉर्टेंट है? नहीं इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्टर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्राइमरी सेक्टर हैज सीन 4.4% ऑफ द ग्रोथ रेट, ठीक है। 4.4% जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें ग्रोथ रेट कितना देखने को मिला है, 4.4%, एज कंपेयर टू द ग्रोथ रेट ऑफ 2.7% ऑब्जर्व्ड इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी 2023-24 के में जो था ये कितना था, ये 2.7% था प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट। लेकिन अगर 2024-25 के लिए बात करें तो कितना है, 4.4%, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, हैज रिपोर्टेड 7.2% ग्रोथ रेट ड्यूरिंग FY 2024-25, ठीक है, और पिछली साल ये 5.6 था प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, 7.1% का ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है, ठीक है, 7.1% का। अच्छा, ये क्वार्टर 4 वाला आप लोग इग्नोर कर देना है ना, क्वार्टर 4 नहीं देखना है। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में हमको कितना ग्रोथ रेट देखने को मिला है, 7.1% का, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ये ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं SRS डेटा का। तो ये जो SRS डेटाज हैं, SRS का जो बुलेटिन है ये कौन निकालता है, तो ये रिलीज करता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। और ये कब आया, 12 जून को, ठीक है, 12 जून को। इससे पहले मई का भी आया, तो मई वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है। ये 12 जून को जो डेटा आया है, दिस डेटा इज वेरी क्रूशियल फॉर अस। तो SRS 2019 से 21 जो था ये मई 7 2025 को आया था, और ये 21-22 है, ठीक है। ये जो जून में आया है ये 20-22 है, 2020-22, कई जगह 21-22 लिखा होगा, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें जो है बिगर स्टेट यूनियन टेरिटरीज इन दिस बुलेटिन आर दोज हैविंग पॉपुलेशन मोर देन 10 मिलियन एज पर द सेंसस ऑफ 2011, ठीक है। तो इनमें जो बिगर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज वो हैं जिनके पास 10 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, ये याद रखना। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपके प्रीलिम्स में, ठीक है, कि SRS डेटा में बिगेस्ट स्टेट का डेफिनेशन क्या है, तो ऐसे स्टेट जिनकी पॉपुलेशन क्या 2011 के सेंसस की जनगणना के हिसाब से 10 मिलियन से ज़्यादा हो, ठीक है, 10 मिलियन या उससे ज़्यादा हो, ठीक है। तो इसमें कुछ डेटा जो हमको मिला है, तो बर्थ रेट पर 1000 पॉपुलेशन क्या निकल के आया है SRS 2020-22 में 19.1, ठीक है। 19.1 जो है बर्थ रेट है, मतलब 1000 पॉपुलेशन पे 19.1 लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है, एक साल में, ठीक है। 6.8 जो है वो डेथ रेट, ये परसेंटेज नहीं है, नंबर है। डेथ रेट पर 1000 पॉपुलेशन 6.8 है, ठीक है। और जो इन्फेंट डेथ रेट है पर 1000 लाइव बर्थ ये 26 है। ये इंपॉर्टेंट डेटा फिगर्स याद रखना। आगे देखते हैं, ठीक है। तो बर्थ रेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देखना, तो ये आपका टोटल है, ठीक है। अब ये 2022 के हिसाब से है, ठीक है। अब यहाँ पे 2013 है, तो अगर आप देखोगे तो डिकेडल जो है यहाँ पे डेथ रेट 21.4 था और यहाँ पे 19.1 है, ठीक है, ये देखने को मिल रहा है। अब हमको पता है कि रूरल में 22.9 था, अभी 20.8 है। अर्बन में 17.3 था, अभी 15.5 है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमको जो
डेथ रेट कहाँ मिल रहा है, वो रूरल एरियाज में मिल रहा है। वो कितना है हमारा 20.8 है, ठीक है। ओवरऑल कितना डेथ रेट है 19.1 है। अर्बन एरियाज में सबसे कम है 15.5 है, ठीक है। 2013 का ये डेटा है। अभी एक साल पहले वाला डेटा भी आप लोग 1-2 साल पहले वाला भी डेटा देख लेना। तो अब सॉरी ये बर्थ रेट है, डेथ रेट कह रहा हूँ, ठीक है। बर्थ रेट याद रखना BR है ना। तो बर्थ रेट जो आपका रूरल इंडिया में कितना है 20.8 है, ठीक है। ओवरऑल 19.1 है और अर्बन में सबसे कम 15.5 है, ठीक है। अच्छा तो ये कितना था, तो 1971 में अगर देखा जाए 50 साल का अगर ओवरव्यू देखा जाए तो 1971 में जो आपका बर्थ रेट था वो 36.9 था, है ना। 1971 के सेंसस के हिसाब से, मतलब 1971 के हिसाब से सेंसस जो थी। और अभी का जो SRS डेटा है इसके हिसाब से 19.1 है। तो काफ़ी अच्छा खासा हमको कमी देखने को मिली है 36.9 से, यानी 50 साल में 36.9, रफली 37 से 19 पे हम आ गए, है ना। तो याद रखना 19.1 ओवरऑल बर्थ रेट है हमारा इंडिया का, ये याद रखना। जो टॉप बर्थ रेट वाले स्टेट हैं, ठीक है। अब इसको कैसे रिलीज वो करोगे, तो आप देखना कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो NFHS 5 आया है हमारा, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यही निकालता है, NSO ही निकालता है, ये भी पता है आपको। तो उसमें जो आपका वो है, क्या नाम है, TFR है, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR है। तो TFR जहाँ ज़्यादा होगा बर्थ रेट वहीं ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा 3 TFR कहाँ का है, बिहार का है। उसके बाद 2.35 जो है यूपी का है, मतलब यूपी तीसरे नंबर पे है, बिहार के बाद शायद और कोई छत्तीसगढ़ है, फिर यूपी है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए कि जो बर्थ रेट में भी सबसे टॉप 3 स्टेट्स हैं उसमें बिहार नंबर 1 पे है 26.9 पे, ठीक है। बर्थ रेट में बिहार कितने पे, ओवरऑल इंडिया का 19.1 है, इंडिया का कितना है ओवरऑल 19.1 है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो बिहार का है, राइट। यहाँ पे देखिए ये 19.1 याद रखना, ये बहुत क्रुशियल है, ठीक है। अर्बन और रूरल नहीं भी याद रहता है, लेकिन ओवरऑल जो है आपको याद रखना है। तो ओवरऑल कितना है हमको पता है 19.1 है, अर्बन 20.8 है और रूरल 15.5 है, ठीक है। ये हमारा बर्थ रेट है। इस बर्थ रेट में सबसे ज़्यादा जो बर्थ रेट है, सबसे वर्स्ट परफॉर्मर मान लो तो बिहार है। उसके बाद यूपी का नंबर आता है 26.9 और इसका यूपी का कितना है 24.2। उसके बाद थर्ड पे राजस्थान है 13.8, ठीक है। याद रखना जो आपके सबसे अच्छे स्टेट्स हैं जिनका बर्थ रेट सबसे कम है, तो सबसे अच्छे में हमारा यूटी है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। ये बिगर में ही आता है। उसके बाद गोवा है 10.9 पे, ठीक है। तो अंडमान निकोबार 10.2, गोवा 10.9 और छत्तीसगढ़ 11.5, ठीक है। तो ये डेटा हमको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करें डेथ रेट की। तो अभी देखो इंडिया का डेथ रेट जो है SRS बुलेटिन के हिसाब से 6.8 है, ठीक है। कितने से घटा है, 2013 में ये 7 था, अभी कितना है 6.8 है, तो 0.2 की कमी आई है। जो आपकी रूरल एरियाज है यहाँ पे 7.25 से 7.2 आ गया है, ठीक है। और जो हमारा अर्बन एरिया सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है यहाँ पे 6 है, 6.8 और 7.2। तो ये है आपका 2022 का डेटा, ठीक है। तो 1971 वाला यहाँ पे फिर याद रखना, क्योंकि इस सर्वे में बार बार इन्होंने पॉइंट आउट किया है 1971 का, यानी 50 साल का ये डेटा आपको याद करवाना चाह रहे हैं। तो 1971 में जो हमारा डेथ रेट था वो कितना था 14.9 था। अब यहीं 2022 में कितना है, 2022 में 6.8 है। तो ऑलमोस्ट जो है आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा की सुधार हुआ है। रूरल इंडिया में जो है 21 में कितना था 7.9 था, अभी 7.2 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे कि रूरल इंडिया में ये जो 2021 है यहाँ पे 2013 से भी ज़्यादा था, यहाँ पे 7.9 था। तो यहाँ पे स्ट्राइकिंग हो जाता है। तो 2021 में आप देखोगे कि डेथ रेट वगैरह सब ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ द कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी, चाहे वो रूरल हो, अर्बन हो, ठीक है, या ओवरऑल हो। यहाँ पे आप देखोगे कि 2013 का जो नेशनल एवरेज है यहाँ से भी ज़्यादा यहाँ पे 2021 में हमको देखने को मिलेगा। तो ये डेथ रेट में आप लोग ये चीज़ याद रखना कि 2021 वॉज द ईयर जब आपका डेथ रेट ज़्यादा है, क्योंकि हमको पता है कि जो डेथ रेट है यहाँ पे रूरल इंडिया का 7.5 था 2013 में, लेकिन 7.9 है 2021 में, ठीक है। अर्बन इंडिया का 6.6 था,
यहाँ पे जो अर्बन इंडिया का 5.6 है, लेकिन ये जो डेथ रेट है यहाँ पे 6.6 पहुँच गया था, अभी क्या है 6 है। यानी अर्बन इंडिया का डेथ रेट जो है वो बढ़ा है, घटा नहीं है। बाकी का आप डेथ रेट देखोगे तो घटा है, ठीक है। अभी देखो अर्बन इंडिया का 5.6 से यहाँ पे 6.0 हो गया है, बाकी ये दोनों कम हुए हैं, 7 से 6.8 हुआ है, 7.5 से 7.2 हुआ है, लेकिन अर्बन इंडिया का बढ़ा है। और 2021 में तो अलग ही हाल थी, 2021 में ये 6.6 था, 6.6 था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अभी 6 है अर्बन इंडिया का, तो ये अर्बन इंडिया का डेथ रेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 2013 में बस 5.6 था, अभी 6 है ना। 2013 में हालत अच्छी थी, है ना, हालत अच्छी थी। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो डेथ रेट वाले स्टेट कौन से हैं, सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ पे हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में हो रही है, सबसे ज़्यादा लोग मर रहे हैं, 9 है। उसके बाद पंजाब में सबसे ज़्यादा लोग सेकंड नंबर पे मर रहे हैं, 8.3 है। उसके बाद गोवा में 8.2 है। जो सबसे कम जो लोग मर रहे हैं वो चंडीगढ़ में है, 4.2, फिर दिल्ली में 4.6, फिर मणिपुर में 4.9। दो कि मणिपुर में इतना सब बवाल हुआ, उसके बाद भी डेथ रेट कम है, यानी 4.9 है मणिपुर का। सबसे कम कहाँ का है, चंडीगढ़ का। जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में डेथ रेट बस 4.2 है। एनसीटी दिल्ली में जो अपना डेथ रेट है वो 4.6 है, यानी 5 से कम। मणिपुर में भी 5 से कम है, 4.9 है, ठीक है। तो ये याद रखना। ओवरऑल कितना है, 6.8 है इंडिया का, ठीक है। और अर्बन का कितना है, अर्बन का 6 है। अर्बन का 2021 में कितना था, 6.6 था। अर्बन का 2013 में कितना था, 5.6 था। तो ये 2013 का डेटा है अर्बन का, अर्बन इंडिया का। ये 2021 का डेटा है और ये 2022 का डेटा है, ठीक है। तो ये इतना हमको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चाहे जैसे आप 10 बार रिवीजन करो, कुछ करो, लेकिन ये होना चाहिए आपको। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, मतलब पर 1000 लाइव बर्थ पे, ये सारा पर 1000 पे है। लाइव बर्थ पे कितनी डेथ हो रही है बच्चों की, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ इन्फेंट डेथ लेस देन 1 ईयर। इन्फेंट की क्या डेफिनेशन है कि ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम हो, पर 1000 लाइव बर्थ इन अ गिवन टाइम पीरियड एंड फॉर अ गिवन रीजन, ठीक है, गिवन रीजन। तो ये अभी जो आपका IMF है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, 26 है, और ये काफ़ी अच्छा खासा जो है डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। कितना था, 40 था 2013 में, 40 से हम 26 पे आ गए हैं। तो 2013 में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, दिस वाज 40, एंड 2022 में इट केम डाउन टू जस्ट 26, विच इज़ अ गुड साइन फॉर कंट्री लाइक इंडिया, राइट। अर्बन में 18 है, 27 से है, और जो आपका रूरल इंडिया है यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 29 है, ठीक है। द प्रेजेंट लेवल ऑफ IMR 26 है, इन्फेंट डेथ पर 1000 बर्थ फॉर द ईयर 2022 इज लेस देन 1/4 एज कम्पेयर टू 1971। तो 1971 में, ये तो 2013 का है, थोड़ा सा और आगे जाते हैं, 1970 यानी 50 साल का अगर डेटा देखा जाए तो 1971 में कितना था, 129 था। बहुत था ना, 129 3 डिजिट्स में था, और ये बस जो 2050 साल में 26 पे आ गया है, ठीक है, 26 पे आ गया। डिस्पाइट द डिक्लाइन इन IMR ओवर द लास्ट डिकेड, 1 in every 38 इन्फेंट डाई विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ एट द नेशनल लेवल, ठीक है। ये 30, डिस्पाइट द डिक्लाइन ओवर द लास्ट डिकेड, 1 in every, ये 38 कह रहा हूँ, 26, ये 26 कर लो इसको, इन्फेंट डाई विद इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ एट द नेशनल लेवल इररेस्पेक्टिव ऑफ रूरल और अर्बन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो बच्चों की डेथ हो रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो अपना मध्य प्रदेश है, जहाँ पे कितना है IMR कितना है, 40 है। IMR सबसे ज़्यादा कहाँ है, MP में है, 40 MP। उसके बाद उसी का भाई जो उससे टूट के बना है, छत्तीसगढ़ है, 38 है ना। उसके बाद हमारा यूपी है, ये भी 38 है। तो छत्तीसगढ़ और यूपी दोनों 38 पे है, ठीक है, याद रखना। तो MP, छत्तीसगढ़ और यूपी का सेम रैंक है, सबसे ज़्यादा MP में है। सबसे कम जो आपको IMR देखने को मिल रहा है वो मणिपुर में देख रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ बहुत अच्छी हैं। उसके बाद गोवा में 5 है और सिक्किम में भी 5 है, ठीक है। तो ये हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। ओवरऑल वाला मत भूलिएगा, 26 है। अच्छा, नेचुरल ग्रोथ रेट पर 1000 पॉपुलेशन, अच्छा बस इतना याद रखना कि टॉप जो है नेचुरल ग्रोथ रेट में मतलब बिहार है, ठीक है, बिहार है,
ठीक है, यूपी का तीसरा पोजीशन है, सेकंड पे राजस्थान है, और सबसे घटिया नेचुरल ग्रोथ रेट गोवा में हो रही है, उसके बाद अंडमान निकोबार में है। बस ये दिमाग में किसी तरह से बिठा लेना। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है, यानी जीडीपी से इसको आप कोरिलेट कर लो कि जीडीपी के हिसाब से स्टेट का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है। तो बिहार इज द बेस्ट स्टेट, देन राजस्थान, देन यूपी। सबसे घटिया परफॉर्मेंस गोवा के है नेचुरल ग्रोथ रेट में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट की बात करेंगे, जो मदर्स की डेथ हो रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बच्चा जन्म लेने के बाद। तो जो एमएमआर है इंडिया में, ये 2020-22 में कितना है, तो जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है 2014 से 16 के बीच में, 13 वाला डेटा नहीं है, 14-16 में 130 था, जो कि अब 2 डिजिट में हो गया है 88, और ये 2 डिजिट में कब आया, 18-20 में ही आ गया था। ठीक है, तो अभी जो एमएमआर है इंडिया का मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट वो 28 है, और चाइल्ड मॉर्टेलिटी, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कितना है, अभी हमने बात की 26 है। सबसे ज़्यादा किसका है, एमपी का है। ठीक है, तो जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट के लिए जो है 3 जो है वो इसमें कैटेगरीज बनाई गई है ना, 3 स्टेट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया। अच्छा, ये भी याद रखना कि जो एसडीजी गोल्स हैं अपने, इसमें टारगेट रखा गया है कि जो एमएमआर है इसको कितना करना है, 70 से कम लाना है। ठीक है, 70 से कम लाना है ना, इसको 70 या 70 से कम लाना है, लेस देन इक्वल टू 70 हमको इसको लेके आना है। अभी हम कितने पे हैं, 88 पे हैं, लेकिन ऐसे 8 स्टेट हैं जिनमें ये 70 से कम है। तो आप यहीं पे देखो, ठीक है, तो ईएजी एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जो है एंड असम सब टोटल इसका नाम दिया गया है। एक ग्रुप को मतलब इसमें ये रखा गया है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेट्स को रखा गया है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, और असम का सब टोटल है, एक कैटेगरी ये है। तो इसमें आप देखो तो सबसे ज़्यादा आपको जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मिल रही है, यूपी में 141 है, छत्तीसगढ़ में 141 है, मध्य प्रदेश में एमएमआर कह रहे हैं, इन्फेंट जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एमपी में 159 है। ठीक है, और कहीं पे ये दिख रहा है हमको, कहीं नहीं दिख रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो कहाँ पे है, एमपी में है। उसके बाद क्या है, यूपी, और कौन सा, छत्तीसगढ़, है ना, यूपी और छत्तीसगढ़, ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है। 150 एमपी में 159 का है, और यहाँ दोनों में 141 का है। ठीक है, 141 का है। तो यूपी की हालत बहुत ख़राब है। यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हो लोग, तो यूपी का जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ यूपी दोनों सेम नंबर पे हैं, 141 है। ठीक है, अच्छा, कोई इसमें आपको दिख रहा है कि जिसका जो है 70 से कम हो, तो हाँ, झारखंड एक स्टेट है जिसका 70 से कम है, 50 है, तो एक हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब कौन दिख रहा है, कोई नहीं है। तो इस ग्रुप में हमको सिर्फ जो है ईएजी और असम वाले में हमको बस एक दिख रहा है, विच इज झारखंड, है ना। अब आओ दूसरे वाले में, जो साउथ वाले हैं, आंध्रा में कितना है, 47 है, तेलंगाना में कितना है, 50 है, समझना ध्यान से, कर्नाटक में कितना है, 58 है, केरला में कितना है, 18 है, और तमिलनाडु में कितना है, 38 है। तो आप देखो कि साउथ के सारे स्टेट्स जो हैं, एसडीजी का जो टारगेट है कि 70 से कम या उसके बराबर जो है मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट होना चाहिए, उसको मीट करते हैं। क्लियर है, उसको मीट कर रहे हैं। तो ऐसा स्टेटमेंट बन सकता है, क्या साउथ के सारे स्टेट, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु, क्या ये जो एसडीजी टारगेट है ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट ऑफ 70 और लेस देन इक्वल टू 70 उसको मीट कर रहे हैं? तो आंसर वुड बी यस। और इनका सब टोटल अगर एवरेज निकालोगे तो 42 आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड ना, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब उससे मीट क्या, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन सा है, हमारा केरला है। ठीक है, अब देखो गुजरात, ठीक, अदर जो स्टेट्स हैं, वेस्टर्न स्टेट है, गुजरात 55 है, एक यहाँ मिल गया। ठीक है, हरियाणा 89 है, महाराष्ट्र 36 है, 2 यहाँ में दूसरा मिल गया। फिर और कोई मिल रहा है क्या, पंजाब, वेस्ट बंगाल और अदर स्टेट 81। ठीक है, तो नहीं, तो 2 स्टेट यहाँ हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ये 2 ये 7 हो गए, 7 और 1 8। तो 2 5 हमारे सदर्न स्टेट्स हैं,
प्लस एक जो है हमारा, एक कौन सा है ऐसे याद रखना, एक हमारा जो है सॉरी प्लस 2 हमारे, एक गुजरात है और एक महाराष्ट्र है, गुजरात प्लस महाराष्ट्र, ये 2 स्टेट, गुजरात महाराष्ट्र याद रहेगा 1960 में जो है ये अलग हुए थे 1960 में, ठीक है। तो इससे याद कर लेना, 5 सदर्न स्टेट याद हो जाएंगे एक साथ। एक हमारा झारखंड है जिनमें हमारा MMR 70 से कम है, ठीक है। अब सबसे अच्छा परफॉर्मर, सबसे वर्स्ट जो परफॉर्मर है MMR में, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट में 159 पे मध्य प्रदेश है, सेकेंड नंबर पे यूपी और छत्तीसगढ़ हैं 141 के साथ। सबसे बेटर जो परफॉर्मर है वो हमको पता है कि केरला है, सबसे कम जो है MMR यहाँ पे 18 है। उसके बाद आप देखोगे कि 18 के बाद हमको क्या देखने को मिल रहा है, 18 से बढ़िया नंबर जो है यहाँ 47, 50, 58, 18, 38, ठीक है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है नहीं। उसके बाद हमको महाराष्ट्र जो है मिल रहा है 36 मार्क के साथ। उसके बाद हमको 38 मार्क के साथ हमको जो मिल रहा है वो तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु सबसे बढ़िया परफॉर्मर है। केरला का तो बस 18 है, महाराष्ट्र का 36 है और तमिलनाडु का 38 है, 38 है, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना, सदर्न वाला ये दिमाग में बिठा लेना कि ये साउथ के जो पांचों के पांचों स्टेट हैं, ये जो है SDG का जो 7 लेस देन इक्वल टू 70 का MMR का टारगेट रखना है उसको मीट कर रहे हैं, ठीक है, मीट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अदर की हाईलाइट्स। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज़ गॉन अप बाई 1 पॉइंट, ठीक है। सेक्स रेशियो एट बर्थ हैज़ गॉन अप बाई 1 पॉइंट, तो अच्छी बात है, क्योंकि जो अब ये 913 जो 2020-21 में था ये 914 हो गया है, यानी 1000 गर्ल्स पे, ठीक है, अब जो है 914 जो है लड़के जन्म ले रहे हैं इन एज पर द न्यू SRS बुलेटिन ऑफ 2021-2022, ठीक है, SRS बुलेटिन के हिसाब से, ठीक है। केरला और छत्तीसगढ़ सबसे बेटर परफॉर्मर है, 970 है, ठीक है। उत्तराखंड सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है सेक्स रेशियो में SRS डेटा के हिसाब से, ठीक है, SRS डेटा के हिसाब से, सेंसस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सेंसस डेटा नहीं है, ठीक है। तो SRS डेटा के हिसाब से सेक्स रेशियो में सबसे बेस्ट परफॉर्मर हैं वो आपके केरला और छत्तीसगढ़ हैं। उत्तराखंड इज द वर्स्ट परफॉर्मर 857। रूरल और अर्बन की बात करें तो रूरल एरियाज में 912 है और अर्बन में 921 है, ठीक है। ओवरऑल 914 है, 1 पॉइंट से बढ़ा है 913 से, ठीक है। तो TFR याद रखना, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, ये जो आपको कहाँ से ये डेटा लिया गया है, तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 हुआ है इसका डेटा है। टोटल फर्टिलिटी रेट ये 2 है, ठीक है, सेम है, ठीक है, SRS के हिसाब से भी, क्योंकि SRS वही डेटा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है वही यूज़ करता है। तो TFR SRS के हिसाब से 2 बना हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा TFR 3 जो है, यानी एक फैमिली, एक जो कपल है ये 3 बच्चों को जन्म दे रहे हैं बिहार में, ठीक है। दिल्ली और तमिलनाडु में सबसे कम है 1.3, तमिलनाडु और दिल्ली याद रखना, यहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 1.3 ये सबसे कम है। रूरल और अर्बन इंडिया में, रूरल में 2.2 है और अर्बन में 1.6 है, ये डेटा भी याद रखोगे TFR का SRS के हिसाब से, ठीक है। ये डेटा SRS के हिसाब से याद रखना, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो TFR जो है 2 है, ठीक है। पूरे ऑल इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट है ये 2 है और ये रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है ये भी समझिए। रिप्लेसमेंट लेवल इज द लेवल कि जहाँ पे जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर भी रहे हैं, यानी पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो इंडिया का टारगेट है कि हमको ये रिप्लेसमेंट लेवल अचीव करना है, जो कि हमने अचीव कर लिया या उससे बेटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिप्लेसमेंट लेवल जो है ये है 2.1, ठीक है, 2.1, लेकिन हमने तो 2 पे ले आया है ना, लेकिन 2 पे लाया, लेकिन कुछ स्टेट हैं जैसे बिहार में अभी ये 3 है, ठीक है। सबसे अच्छा जो परफॉर्मर है दिल्ली और तमिलनाडु का है। तो आप देखोगे सदर्न स्टेट में कुछ दिन में, जैसे आप जापान में देख रहे थे, जापान एज एन कंट्री की यहाँ पे जो ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, वही हिसाब आपको ओल्ड एज पॉपुलेशन ज़्यादा आपको सदर्न स्टेट में कुछ साल में देखने को मिलेगा, अगर ये ट्रेंड ऑन गोइंग रहा तो, ठीक है। रूरल और अर्बन इंडिया में, ओवरऑल इंडिया की बात करें तो रूरल में जो TFR है ओवरऑल इंडिया का 2 है, रूरल में 0.2 ज़्यादा है और अर्बन में 0.4 कम है, 1.6 है। इन 94.3% ऑफ द लाइव बर्थ मदर रिसीव्ड
मेडिकल अटेंशन एट डिलीवरी, यानी 94.3% में किसी न किसी तरह का इनको मेडिकल अटेंशन दिया गया एट पब्लिक फैसिलिटी, यानी गवर्नमेंट फैसिलिटी के तहत, है ना। ये 94.3% है, ये आपका SRS बुलेटिन बता रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू टेक अ पॉज, ठीक है, क्योंकि बहुत तेज बोलना पड़ रहा है। ओके, सो लेट्स बिगिन विद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, कब का है ये? तो 2019-20 का है, राइट। तो ये हमको ये याद रखना, कई बार ये भी पूछ सकता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कब का है, कौन निकालता है? तो सेम ऑर्गेनाइजेशन है NSO, जो कि आपका SRS निकालता है, राइट, SRS निकालता है। दूसरा जो MCQ बन सकता है, पूछा जा सकता है कि पहली बार जो फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पब्लिश किया गया, ये कब किया गया? तो 1992-1993 में आया। ठीक है, 1992-93 में आया। ठीक है, पहला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। दूसरा आया 98-99-99, तीसरा 2004-05 और चौथा 14-15 में, और ये पांचवा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 2019 से 20 का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ डेजिग्नेटेड किसको? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, IIPS। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन इंटरनेशनल, सॉरी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़ है, इंटरनेशनल नहीं है, करेक्ट कर लेना। पॉपुलेशन स्टडीज़, या जो कि मुंबई में है एज नोडल एजेंसी। ठीक है, फंडिंग कहाँ से आती है ये भी पता होना चाहिए। तो USAID है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, यूनिसेफ है, UNFPA है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिलके इसको फंड करते हैं। ठीक है, निकालता कौन है? NSO का भी रोल है इसमें, और आपका ये जो नोडल एजेंसी है वो IIPS मुंबई है। ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है इस पांचवें सर्वे में? तो टोटल 707 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो कि आपके 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड हैं। और टोटल जो पॉपुलेशन सैंपल कवर हुआ है इस बार 3.67 लाख जो है हाउस होल्ड को कवर किया गया है। ठीक है, 3.67 लाख हाउस होल्ड, मतलब एक हाउस होल्ड में अगर आप 4 लोग को भी मान लो तो इसका 4 टाइम आप कर सकते हो। ठीक है, एवरेज बता रहा हूँ। ठीक है, इस बार कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है, नए टॉपिक्स, तो वो प्री स्कूल एजुकेशन, जैसे कि डिसेबिलिटी, एक्सेस टू टॉयलेट, ठीक है, टॉयलेट फैसिलिटी, बाथिंग प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, और मेथड्स एंड रीजंस फॉर अबॉर्शन, क्या क्या यूज़ किए जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। डेथ रजिस्ट्रेशन, एक्सपैंडेड डोमेन ऑफ चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, जो कि इंद्रधनुष के अंदर आता है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं इनको भी किया गया है, साथ में हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों को भी कवर किया गया है। 15 साल से ऊपर के जो लोग हैं इनमें काउंट किया जाएगा, 15 साल से ऊपर की एज वालों को। ठीक है, 2029 में फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में मांगा था डिटेल ऑन द परसेंटेज ऑफ वुमेन एंड मेन हु हैव एवर यूज इंटरनेट। ये चीज़ भी याद रखना। तो दीज आर द न्यू फैक्ट्स, न्यू टॉपिक्स विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, तो एक बार ये चीज़ याद रखना। ठीक है, सरसरी निगाहों से। ठीक है, क्या क्या है? प्री स्कूल एजुकेशन है, डिसेबिलिटी है, एक्सेस टू टॉयलेट फैसिलिटी है, बेदिंग प्रैक्टिसेस एंड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन में बेदिंग प्रैक्टिसेस है, मेथड्स एंड रीजन फॉर अबॉर्शन क्या यूज़ किए जा रहे हैं, डेथ रजिस्ट्रेशन है, इम्यूनाइजेशन है, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का एक्सपैंडेड डोमेन है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जो 15 साल से ऊपर के लोगों में, और पहली बार जो है मेन और वुमेन में जिन्होंने कभी इंटरनेट यूज़ किया है इसका जो है आकलन किया गया है। ठीक है, पहला वाला याद रखना 1992-93 1992 मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने डेजिग्नेट किसको किया है नोडल एजेंसी? IIPS मुंबई को। ठीक है, IIPS मुंबई को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़। ठीक है, चलिए, द सर्वे प्रोवाइड स्टेट एंड नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर इंडिया किस टॉपिक्स पे? ऑन फर्टिलिटी रेट, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, तो आपने पीछे देखा, प्रैक्टिस ऑफ फैमिली प्लानिंग कैसा लोग कर रहे हैं, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चों की हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर भी ये डिटेल डेटा देता है, न्यूट्रिशन
वैल्यू क्या है, न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी क्या है, ये एनेमिक कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें, यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, दीज आर द टॉपिक्स जो कि ये डिटेल में कवर करता है। ठीक है, चलिए तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंटी नटल केयर। एंटी नटल केयर क्या है कि आप जो है प्रेगनेंसी के टाइम में क्या केयर लेते हो, ये इसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव्ड एटलीस्ट वन एंटीनेटल विजिट इन पब्लिक फैसिलिटी, ठीक है, उनके पहले ट्राइमेस्टर में, ठीक है, पहले ट्राइमेस्टर में। तो जो सर्वे 4 था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था, इसमें ये था 59% और ये जो बढ़ के हो चुका है 70%। तो प्रेग्नेंट वुमेन है ना, प्रेग्नेंट वुमेन जो अपने पहले ट्राइमेस्टर में किसी जो है पब्लिक या प्राइवेट, दोनों याद रखना, पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल या संस्था में एंटीनेटल केयर के लिए एटलीस्ट एक विजिट किए हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये 4 था, 59, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में ये 59% था और ये 5th में जो है बढ़ के कितना हो गया है, 70% हो गया है। तो दिस इज द डेटा। नाउ मैक्सिमम इंक्रीज जो देखने को मिला है एंटीनेटल केयर में, ठीक है, फैसिलिटीज़ विजिट्स का, ये नागालैंड में है, ठीक है, यहाँ पे 25% की ग्रोथ है। उसके बाद मध्य प्रदेश है, तब हरियाणा है, ठीक है। 4+ एंटीनेटल विजिट्स जहाँ पे हुए हैं, ये जो डेटा था 51% था, अब ये नेशनली जो है 58% हो गया, 4+ वाला। 1+ 70 है और 4+ 58 है, ठीक है। तो ये एंटीनेटल केयर। इंस्टीट्यूशनल बर्थ की बात करें तो ये जो 79% था 4th सर्वे में, ये 89% हो गया है इंस्टीट्यूशनल बर्थ, यानी किसी हॉस्पिटल में जो बर्थ हुई है, हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जो बर्थ हो रही है, अब ये 89% है 5वें सर्वे में। रूरल इंडिया में 87% है और अर्बन में 94% है। मैक्सिमम इंक्रीज जो है इंस्टीट्यूशनल बर्थ में हमको क्या अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली है, 27% पॉइंट की ग्रोथ है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। असम, बिहार, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, यूपी और वेस्ट बंगाल, ये 10% का इंक्रीज, 10% का इंक्रीज यहाँ पे भी देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में 89 है, 89% इंस्टीट्यूशनल बर्थ इंडिया में अभी हो रही हैं। ओवर 91% डिस्ट्रिक्ट्स नाउ हैव मोर देन 70% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, ये एक डेटा है, यानी जो 707 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल, इसमें 91% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें 70% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही हैं। नेशनल टोटल कितना है, 89% है और जो है ये पिछले वाले सर्वे में 79% था, यानी 10% से बढ़ा है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है 27% की। आगे बात करते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट, जो TFR है। तो यहीं पे देखिए आप, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है ये कितना है, 2 है, ठीक है। अब ये रूरल इंडिया में 2.1 है और अर्बन इंडिया में 1.6 है। अभी हमने देखा था SRS डेटा में भी यही चीज़, ठीक है। तो एवरेज चिल्ड्रन पर वुमेन फेल फ्रॉम 2.2, जो पिछला था, चौथा वाला सर्वे था, इसमें 2.2 था, अब ये 2 पे आ गया है नेशनल लेवल पे, ठीक है। अब ये देखिए कि रूरल में 2.4 से 2.1 हो गया है और 1.8 से 1.6 हो गया है अर्बन में, ठीक है। अगर फैमिली हेल्थ सर्वे 1 का डेटा देखें तो जो अर्बन में जो आपका TFR था 2.7 था, ठीक है, और जो है आपका रूरल में 3.7 था, जो कि बिहार से भी ज़्यादा है अभी, और ओवरऑल 3.4 था। तो 1992 में जो नेशनल TFR था, 1992 में जो नेशनल TFR था वो 3.4 था और ये 19-20 में 2019-20 में कितना हो गया है, 2 हो गया है, ठीक है। तो इतना याद रखना। तो नेशनल कितना है, 2 है, अर्बन कितना है, 2.1 है, रूरल कितना है, 1.6 है, ठीक है। तो ये डेटा हमको याद रखना है चाहे जैसे। सिर्फ 5 स्टेट ऐसे हैं जिनका अभी जो आपका TFR है, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो कि रिप्लेसमेंट रेट से ऊपर है। रिप्लेसमेंट रेट मैंने बताया कि जितने लोग पैदा हो रहे हैं उतने ही लोग मर रहे हैं, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। 2.1 से ऊपर 5 स्टेट्स हैं जिनका है। तो इसमें सबसे ज़्यादा 2.98%
बिहार का है, मेघालय 2.91%, यूपी 2.35%, झारखंड 2.26% और मणिपुर। ये पांचों स्टेट्स का नाम आप लोगों को याद रखना है। बिहार में सबसे ज़्यादा है, सेकंड पे मेघालय है, थर्ड पे यूपी है। यूपी का आपको डेटा भी याद रखना है, 2.35 जो है अभी यहाँ पे हमारा TFR है यूपी में। अच्छा, अब जो CPR है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट, जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर रहे हैं, ये जो चौथा सर्वे था इसमें 54% था, अभी कितना हो गया, ये 67% हो गया है CPR, है ना। यूज़ ऑफ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इंक्रीज इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स, ठीक है, सारे स्टेट्स में बढ़ा है, ठीक है, ये याद रखना। अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग ड्रॉप फ्रॉम 13% टू 9%, ठीक है। ये क्या कहना है, कोशिश कर रहे हैं, अनमेट नीड यानी जो चाहते तो हैं हम फैमिली प्लानिंग करें और एक आध कोशिश भी करते हैं, विजिट शेड्यूल करते होंगे, लेकिन किसी तरह से विजिट नहीं कर पाते हैं, है ना, या फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते हैं, या बच्चे हो जाते हैं, उनका प्लान है कि हम फैमिली प्लानिंग करेंगे बट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये 13% था जो फैमिली हेल्थ सर्वे 4 था, और 5 में ये जो है 9% बस रहा है। तो दिस इज द डेटा। चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की बात करें, जो बच्चों में टीकाकरण है, तो फ्यूल इम्यूनाइजेशन जो कि 12 से 23 मंथ के बीच में होता है, ठीक है, ये 62% था 4 में और 77% हो गया 5 में। तो जो चाइल्ड इम्यूनाइजेशन का फुल इम्यूनाइज चाइल्ड कितने हैं अभी, 77% हैं एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। स्टेट रेंज जो सबसे ज़्यादा कम जो इम्यूनाइजेशन चाइल्ड्स में हो रहा है, सबसे घटिया इम्यूनाइजेशन नागालैंड में है, जस्ट 57% का है। जो नेशनल एवरेज है ये 77 है, तो 20% पॉइंट कम है। उसको सबसे ज़्यादा क्या है, तो दादर नागर हवेली में सबसे अच्छा इम्यूनाइजेशन है, और दमन एंड दीव में 95% है, ठीक है। और उड़ीसा में 91 है, तमिलनाडु में 89 है, वेस्ट बंगाल में 88% है, यहाँ पे भी हाई परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो ऐसे याद रख लो कि आपका दमन एंड दीव, दादर नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव, उसके बाद हमारा उड़ीसा है, फिर तमिलनाडु है, फिर वेस्ट बंगाल है। यहाँ ये सबसे अच्छे परफॉर्मर हैं चाइल्ड इम्यूनाइजेशन में। सबसे घटिया परफॉर्मर हमारा नागालैंड है, ठीक है। तो ये डेटा याद रखना। चलिए आगे बात करते हैं न्यूट्रिशन और हेल्थ पे। तो स्टंटिंग, ठीक है, स्टंटिंग क्या होता है, स्टंटिंग है लो वेट फॉर एज। जैसे कि 5 साल का बच्चा है, उसकी हाइट जो है इतनी होनी चाहिए, लेकिन हाइट इतनी ही रह गई, तो स्टंटिंग अंडर 5, ठीक है, फेल स्लाइटली, ठीक। तो 38% थी, ये 36% हो चुकी है। तो अभी स्टंटिंग जो है ये 38% थी 4 में, अब ये 36% हो चुकी है 5 में, ठीक है, स्टंटिंग, ठीक है। लोवेस्ट जो स्टंटिंग है वो पुडुचेरी में है, 20% बस है, और जो हाईएस्ट है वो मेघालय में है, 47% बच्चे यहाँ पे स्टंटेड हैं। तो ये जो मेघालय में है, ये मेघालय मान लो, मेघालय में कितना है, 47% है, ठीक है, सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है, ठीक है, स्टंटिंग में। मेजर इम्प्रूवमेंट जो हुआ है स्टंटिंग में 7 परसेंटेज पॉइंट के साथ हरियाणा में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है, राजस्थान में हुआ है, यूपी में हुआ है, सिक्किम में हुआ है। तो यूपी में स्टंटिंग में कितने परसेंटेज पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, 7 परसेंटेज पॉइंट का इंप्रूवमेंट है, ये हमें ध्यान रखना है। 6 परसेंटेज पॉइंट का झारखंड, MP, मणिपुर में, और 5 परसेंटेज पॉइंट का छत्तीसगढ़ और बिहार। तो बिहार वाले याद रखें कि यहाँ पे 5 परसेंटेज पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। ओवरवेट और ओबेसिटी की बात करें तो वुमेन में 21% से, जो 21% ओबेस वुमेन थी, कब, जो है आपका 2014-15 में, यानी जो आपका फैमिली हेल्थ सर्वे 4 है, ठीक है, ये बढ़ा हुआ है, घटा नहीं है। वुमेन्स में ओबेसिटी ये 24% हो गया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो याद रखना, ओबेसिटी जो है बढ़ी है, घटी नहीं है, चाहे मेन हो चाहे वुमेन हो। मेन में 19 से 23% हो गया है, ठीक है। जो आपकी 34% वुमेन अफेक्टेड इन केरला है, सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद गोवा, तमिलनाडु, दिल्ली में सबसे ज़्यादा ओबेस यहीं पे। सबसे ज़्यादा ओबेस वुमेन्स कहाँ पे हैं, केरला, गोवा, तमिलनाडु प्लस दिल्ली, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, वेस्टिंग भी याद रखना। तो वेस्टिंग क्या होता है, जैसे स्टंटिंग हमने कहा कि लो हाइट है एज के हिसाब से, लो वेट है हाइट के हिसाब से। अगर आपका पतले दुबले हो तो ये जो है, देख रहे हो यहाँ पे, ये सही है,
इसका हाइट और वेट दोनों सही है, लेकिन ये पतला है, लेकिन लंबा पूरा है लेकिन पतला है, तो इसको वेस्टिंग कहते हैं। स्टंटिंग क्या है कि आपके एज के हिसाब से हाइट कम है, और जो आपका अंडरवेट तो आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट और उनको क्या क्या एमिनिटीज़ मिली हैं। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन वुमेन पार्टिसिपेशन इन 3 की हाउस होल्ड डिसीजंस। ठीक है, 3 की हाउस होल्ड डिसीजन की शादी करनी है नहीं करनी है, ठीक है, बच्चे पैदा करने हैं कि नहीं करने पड़ हैं, और एम्प्लॉयमेंट, ये 3 की हाउस होल्ड डिसीजन हैं। ये 80% है। ठीक है, 80% है लद्दाख में, टू 99% नागालैंड और मिजोरम में है। ठीक है, चलिए 80% है ना, सबसे कम लद्दाख में है। ठीक है, सॉरी, है ना। वुमेन पार्टिसिपेशन इन 80% लद्दाख में है, टू 99% नागालैंड और मिजोरम में। सबसे ज़्यादा नागालैंड और मिजोरम में ये डिसीजन मेकिंग में रोल वो करती हैं। बैंक सेविंग अकाउंट ऑनरशिप जो है ये 79% हो चुकी है वुमेन्स की। 79% वुमेन्स के पास सेविंग बैंक अकाउंट है। 4th वाले डेटा में इट वॉज जस्ट 53%। बेसिक फैसिलिटीज़ जो इम्प्रूव हुई हैं, क्लीन कुकिंग कोल ये 59% वुमेन्स के पास है। ठीक है, इम्प्रूव सैनिटेशन ये 70% वुमेन्स के पास है। हैंड वॉशिंग विद सोप एंड वाटर ये 78% वुमेन्स के साथ है। सैनिटेशन गेन्स लिंक टू स्वच्छ भारत मिशन, दिस इज व्हाट, और ये ज़्यादातर आपका मेंस की जो ये मेंस के पॉइंट हैं, ये याद रखना। चलिए, अदर एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 2019-21 में लाइव बर्थ पे कितनी थी? 35 थी। ठीक है, 35 थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये पुराना वाला डेटा बता रहे हैं, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हम यहाँ पे देखें, अच्छा ये इसका है, सॉरी एसआरएस का था, इसका भी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट आप लोग ध्यान रखोगे, हमने एसआरएस का देखा था कितना है, 26 है ना एसआरएस के हिसाब से। लेकिन जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से 35.2 है। ठीक है, अर्बन में 26 है और रूरल में 35 है। सबसे ज़्यादा कम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला में है और सबसे ज़्यादा यूपी में है 50। ठीक है, ये NHFS 5 के हिसाब से फिर बोल रहा हूँ, जो एसआरएस डेटा है इसके हिसाब से इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 26 है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, सेकंड नंबर पे यूपी और छत्तीसगढ़ हैं। ठीक है, ये याद रखना, यूपी और छत्तीसगढ़ हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, यूपी में है, और सबसे कम कहाँ पे? केरला में, उसमें भी सबसे कम केरला में ही है। बर्थ रेट की बात करें तो 19.7 है, और सबसे ज़्यादा बिहार में है 25.8, उसके बाद यूपी में है 25.4। सबसे कम अंडमान एंड निकोबार में है, फिर गोवा में है 12.3, 11 एंड 12.3। डेथ रेट की भी बात करें तो ये 6% है, इसमें सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में है, और सबसे कम जो है, जो नेशनल एवरेज है वो 6 है। लेकिन सबसे ज़्यादा डेथ रेट कहाँ पे इसमें दिखाया? छत्तीसगढ़ में। सबसे कम 3.2 दिल्ली में है। ये आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा है, एसआरएस डेटा से कंफ्यूज मत होना। और कंफ्यूजन अगर बार बार हो रही है तो एक टेबल बनाइए, एक तरफ रखिए आपका एसआरएस का डेटा, एक तरफ देख रखिए NHFS का डेटा। मोस्ट प्रोबेबली आपसे एसआरएस का डेटा पूछा जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये भी है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कि फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बोथ डेटाज आर इंपॉर्टेंट, आपको साथ में टेबल बनानी होगी तब ये चीज़ें याद होंगी। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, अब ये जो रिपोर्ट आई है 2023-24 के लिए आई तो रिसेंटली है, लेकिन ये ईयर जो है इनका 2023-24 का है। तो इसको कौन करवाता है? इसको NSO अंडर मॉस्पी करवाता है, और 2017 से ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के तहत जो नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, पर्पज़ क्या है? तो ये क्वार्टरली जो है निकलती है। अर्लियर ओनली अर्बन एंड निकलता था क्वार्टरली में, मतलब 4 महीने में एक बार निकलता है, सिर्फ अर्बन के लिए निकलता था, रूरल के लिए नहीं निकलता था। और इसकी वार्षिक रिपोर्ट भी आती है, तो हम ये वार्षिक रिपोर्ट अभी देखेंगे। ठीक है, क्वार्टरली हम नहीं देखेंगे, क्वार्टरली देखेंगे जब आपका एग्जाम सितंबर में एक रिपोर्ट आएगी, उस समय देखेंगे क्या स्टेटस है। ठीक है, अभी हम जो आपका नवंबर में आएगी जो रिपोर्ट है ना, तो वो हमारे लिए नहीं। अभी जो सितंबर में वार्षिक रिपोर्ट आई है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चेंजेस जो हुए हैं वो ध्यान रखना। तो जो इसका जो पर्पज़ है, ये क्वार्टरली जो है क्या है, ये लेबर फोर्स का पूरा डेटा निकालता है। अब क्या है, ये वीकली भी निकालता है, करंट वीकली स्टेटस भी निकालता है। ठीक है, ये चेंज है।
और ये पहले जो क्वार्टरली में रूरल को कंडक्ट नहीं करता था, सिर्फ अर्बन एरियाज़ का निकालता था, अब रूरल एरियाज़ का भी आएगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन करंट वीकली स्टेटस CWS, एनुअल रूरल प्लस अर्बन इन यूजुअल स्टेटस NCWS, ये निकालता है। ठीक है, तो बस ध्यान से समझने की बात ये है कि ये करंट वीकली स्टेटस भी निकालता है, क्वार्टरली रिपोर्ट भी निकालता है, मंथली भी निकालता है और एनुअल रिपोर्ट भी निकालता है। तो क्वार्टरली में पहले सिर्फ और सिर्फ अर्बन होता था, अब रूरल एरियाज को भी इंक्लूड किया गया है, ये ध्यान रखोगे। हमारे लिए जो एनुअल रिपोर्ट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम हर महीने की जो मंथली रिपोर्ट नहीं देख सकते, वीकली रिपोर्ट नहीं देख सकते। क्वार्टरली रिपोर्ट से हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे, तो क्वार्टरली रिपोर्ट अभी आने वाली है, मैं उसको अपडेट कर दूंगा जब वो आएगी आपके एग्जाम से 10-15 दिन पहले। ठीक है, अभी के लिए आपका जो लेटेस्ट रिपोर्ट है एनुअल, उसको हम देखेंगे। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है, क्या होता है? परसेंटेज ऑफ पीपल वर्किंग और सीकिंग वर्क, ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं इकोनॉमी के, है ना। वर्क, क्योंकि ये जो आपका डेमोग्राफिक डेटा, वर्क प्रोफाइल, ये सारा बहुत फेवरेट टॉपिक है यूपीपीसीएस का। ठीक है, साथ में ईपीएफओ के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईपीएफओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ईपीएफओ वाले भी इसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है? परसेंटेज एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन टोटल में। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयड लोग हैं टोटल पॉपुलेशन में, उनका परसेंटेज क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयड इन लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स क्या है? 15 से 59 साल है। यूजुअल स्टेटस क्या है? यूजुअल स्टेटस एक्टिव इन लास्ट 365 डेज, है ना ये। CWS क्या है? एक्टिविटी इन लास्ट 7 डेज। CDS क्या है? डेली एक्टिविटी काउंटेड इफ वर्कड लेस देन और इक्वल टू 1 आवर इन डे, तब भी ये काउंट होगा। ठीक है, ये भी, तो ये ईपीएफओ तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, ईपीएफओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाओगे तो आपको दिखेगा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ईपीएफओ। ठीक है, ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो लोग ईपीएफओ देंगे। अब पीएलएफएस की बात करें अगर, रिपोर्ट 2023-24, ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इसके हिसाब से क्या है? तो स्टैग्नेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ। अगर पिछली एनुअल रिपोर्ट 2022-23 की बात करें और 23-24 की जो रिपोर्ट है, इसने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 3.2% आपका 22-23 में भी था और 23-24 में भी ये स्टैग्नेंट रहा, कोई चेंज नहीं हुआ 22-23 से। तो ये एक डेटा याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा यही है आपके लिए। फर्स्ट टाइम सिंस पीएलएफएस स्टार्टेड, कब स्टार्ट हुआ था? 17-18 वाले फाइनेंशियल ईयर में, दैट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिड नॉट डिक्लाइन ईयर ऑन ईयर बेसिस, ये पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात करें तो ये तो ऊपर हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो नेशनल लेवल पे जो है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ये 60.1% है, जिसमें हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। कितना? 57.9 था 2022-23 वाली डेटा में। ये नेशनल लेवल पे LFPR जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये 60.1% हो गया है। यानी पूरी जो आपका लेबर फोर्स है उसके जो 60.1% है, यानी पूरी जनसंख्या के 60.1% लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब इनके पास ये लेबर फोर्स है। रूरल जो LFPR है ये 63% है, यानी रूरल एरियाज में ज़्यादा है और अर्बन एरियाज में कम है। ये स्ट्राइकिंग डेटा आप अपने दिमाग में बिठा लो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल इंडिया में ज़्यादा है, अर्बन इंडिया में कम है। अब अर्बन इंडिया में हमको पता है 60.1 है, 60.1 है। अब इससे जो आपका 3 पॉइंट ज़्यादा है, आपका 63.7 है। हायर पार्टिसिपेशन, पॉसिबल रेवेन्यू माइग्रेशन या अर्बन स्लो डाउन, ये इसकी पॉसिबिलिटी है। कोविड-19 भी इसका एक रीजन बताया जाता है। अर्बन में 52% है। LFPR क्या है? परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग और सीकिंग वर्क है, ये है ना, ये परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वर्किंग या सीकिंग वर्क है। ये कितना है? 60.1%। ठीक है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अब तो हमने लेबर देख लिया, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है? तो ये 58.2 है ओवरऑल। ठीक है, अब ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो होता क्या है ये समझना है। तो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन टोटल पॉपुलेशन, ये है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। लेबर में जो काम कर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये या तो काम कर रहे हैं या काम की तलाश में है ना। लेकिन जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ये सर्टेनली टोटल पॉपुलेशन के ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं वो लोग होते हैं, और ये 58.2% है ऑफ टोटल पॉपुलेशन। इसमें अर्बन मेल जो है 76% है
है ना। अब ये ड्रेस्टिकनेस देखिए कि फीमेल का जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है WPR है दैट इज जस्ट 40.3%, वहीं पे मेल जो है आपका 76.3% है। ठीक है, तो इससे आपका जो आपका 30 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा है मेल का फीमेल से। ठीक है, ये ड्रास्टिक चेंज आप ध्यान रखना। ओवरऑल जो है आपका 58.2% है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। दिस इज वेरी क्रुशियल फॉर EPFO प्लस UPPSC एग्जामिनेशन, UPPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। अब जॉब क्वालिटी ट्रेंड, तो सैलरीड या रेगुलर वेज वर्कर जो हैं ये 21.7% है। सैलरीड या रेगुलर वेज जिनको बराबर वेज मिलती है, यानी हर मंथली इनको पेमेंट मिलती है। ये कितने हैं टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में? इज जस्ट 21.7% और इसमें 0.8% की ग्रोथ हुई है। ठीक है, इंडिकेट स्लाइट इंप्रूवमेंट इन फॉर्मल जॉब्स, ये फॉर्मल जॉब वाले हैं बट स्टिल बिलो प्री पैंडमिक लेवल, प्री पैंडमिक लेवल में इससे ज़्यादा था। अर्बन रूरल डाइवर्जेंस आप देखोगे तो रूरल जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 2.5% है, अर्बन में 5.1% है। तो अनएम्प्लॉयड लोग कहाँ ज़्यादा है? अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है, रूरल इंडिया में कम है। और ओवरऑल कितना है? 3.1% है। यहाँ पे देखो ना, अभी हमने देखा था। ठीक है, सॉरी 3.2% है ना, 3.2% है टोटल, जिसको रूरल में आप देखोगे कि 2.5% लोग ही अनएम्प्लॉयड है ना, ये बढ़ा है 2.4% से 2.5, और अर्बन इंडिया में 5.1% है, ये घटा है, 5.4 था। ठीक है, 5.4 था। जेंडर डिस्पैरिटी, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है जो फीमेल में 3.2% है, जो नेशनल एवरेज है उसके बराबर है, ये 2.9% था जो कि बढ़ा है, और मेल में भी 3.2% है जो कि घटा है, 3.3% था। तो मेल और फीमेल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बराबर है, एक में मेल फीमेल में बढ़ा है और मेल में घटा है। तो दिस इज गुड साइन। ठीक है, गुड साइन कि महिलाओं में ये बढ़ा है ना, अच्छा वो है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल वर्क की शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये 58% हैं, 58.4% हैं ऑफ टोटल इनफॉर्मल वर्क फोर्स, टोटल वर्क फोर्स। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग कितने हैं? टोटल वर्क फोर्स जो इंडिया में है इसके 58.4% है। टोटल वर्क फोर्स कितनी है? 60% है ना, 60% जो है 60%, 60.1% के 58.4% जो है ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, और ये 57 था, 58 हुआ, दैट इज गुड साइन। तो जो टोटल पॉपुलेशन का ये जो 60.1% है, इस 61.1% में 58.4% लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसमें से टोटल पॉपुलेशन के नहीं। ठीक है, इंक्लूड्स अनपेड हाउस होल्ड वर्क, ये भी आते हैं, फैमिली रोल्स ये भी आता है, स्मॉल बिजनेसेस ये भी आता है। रिफ्लेक्ट्स राइज इन इनफॉर्मल प्रिकेशियस वर्क, नॉट नेसेसरली बेटर जॉब क्रिएशन, ये बढ़ना बहुत अच्छी बात नहीं है। स्ट्रक्चरल चैलेंजेस क्या हैं? इकोनॉमी जो फेल कर रही है टू क्रिएट इनफ डिसेंट फॉर्मल जॉब्स, इसका कहने का मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो इट मीन्स इकोनॉमी इज फेलिंग टू क्रिएट इनफ डिसेंट फॉर्मल जॉब्स, dependence on self-employment and unpaid roles remain high, and wage employment share still below pre-pandemic level, that signals weak recovery in formal sector. ठीक है, वीक रिकवरी इन फॉर्मल सेक्टर। अब टेकअवेज और क्या क्या ले सकते हैं? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमको पता है कि ये स्टैग्नेंट है। ठीक है, दो डेटा और याद रखोगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट स्टैग्नेंट है। अब आपका LFPR याद रखोगे, ठीक है, कितना है? 60.1% है। जो WPR है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है ये कितना है? 58.4% है, ये याद रखोगे। ठीक है, तो ये 2-3 डेटा जरूर याद रखना है। LFPR और WPR राइजिंग, मोर पीपल इंटरिंग इनटू वर्कफोर्स इट मीन्स। ठीक है, बट फॉर्मल सिक्योर जॉब्स आर स्टिल लैगिंग। ठीक है, ग्रोथ टाइटल टुवर्ड्स इनफॉर्मल और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये कैसे पता चल रहा है? अभी हमने देखा था कि जो इनफॉर्मल सेक्टर में है या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग 58% हैं ऑफ द 60%, दैट इज अ वेरी क्रूड ना। रिवैम्ड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, अब जो 2025 का आएगा, अभी मैंने बताया ना कि चेंजेस हुए हैं, तो ये रिवैम्ड है, कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो अभी लेबर फोर्स सर्वे आएगा 2025 में, ये NSO का ही है,
फ्रॉम जनवरी 2025, मतलब जो फाइनल नवंबर तक हमको रिपोर्ट देखने को मिलेगी ये अलग होगी। इसमें क्या है, मोर फ्रीक्वेंट होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, रिलायबल लेबर स्टैटिक्स इसमें शामिल किए जाएंगे। कैसे, तो मंथली स्टेट एस्टिमेट, की इंडिकेटर्स एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट नाउ अवेलेबल मंथली फॉर रूरल और अर्बन दोनों का, प्लस जो करंट वीकली स्टेटस है ये भी शामिल किया जाएगा। क्वार्टरली एस्टिमेट में रूरल एरियाज को भी साइन किया गया है, ठीक है। मंथली तो दोनों का किया गया है, नया है, लेकिन जो क्वार्टरली आता था इसमें बस अर्बन होता था, नाउ रूरल एरियाज को भी इंक्लूड किया गया, ठीक है। कैलेंडर ईयर रिपोर्टिंग, पहले क्या है, पहले जो है जून टू जून होता था, है ना, अब क्या है जनवरी टू दिसंबर का साइकिल लिया जाएगा, यानी जनवरी से दिसंबर तक का साइकिल लिया जाएगा। ये मतलब जो कैलेंडर ईयर है ये भी चेंज किया गया है। इनहैंस सैंपल साइज 2.65x इंक्रीज किया गया सैंपल हाउस होल्ड में, इससे हमको बेटर एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। इम्प्रूव्ड जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अब डिस्ट्रिक्ट को जो है प्राइमरी यूनिट या बेसिक स्ट्रेटम माना जाएगा फॉर मोस्ट एरियाज, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट में जो एनएसएस का रीजन है, नेशनल सैंपल सर्वे का जो रीजन है, ये बेसिक स्ट्रेटम माना जाएगा, ठीक है। वाइडर सोशल जो इंडिकेटर्स, एजुकेशन, लैंड ऑनरशिप, लीज पे लिया है कि ऑनर है उसका, हाउस होल्ड मंथली इनकम, रेंट उसका, पेंशन, इंटरेस्ट, रेमिटांसेस क्या क्या मिल रहे हैं, सब चीज़ सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है। तो दिस बिकम्स वेरी रिवैम्ड, है ना, या बोलो कि बहुत डिटेल हो जाएगा, ठीक है, और हर एक एंगल पे ये जानकारी देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये इस बार आपके ईपीएफओ का फेवरेट टॉपिक रहेगा। ईपीएफओ का फेवरेट टॉपिक रहने वाला है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ठीक है, याद रखना, मैं बोल रहा हूँ, देखना कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से। अदर सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट डेटा इन इंडिया का क्या क्या है, तो एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम एक होता है EMIP अंडर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट ऑफ 1959, ये ईपीएफओ वालों के लिए मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि उनको भी थोड़ा बहुत मिल जाए। ILO की रिपोर्ट आती है, ये आप लोगों के लिए, पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट और सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये दोनों निकालता है। सेंसस क्लासिफिकेशन बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन करके देता है आपका, ठीक है, सेंसस भी आने वाला है 2027 में, है ना। फिर लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डेटा फ्रॉम लेबर एक्ट्स, ASI, रूरल लेबर इंक्वायरी, CPI फॉर रूरल और एग्रीकल्चरल लेबर, ये सारी चीज़ें जो है ये लेबर फोर्स पे या लेबर जो हमारे इंडिया में जो वर्क फोर्स है इस पे डेटा प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर की, जो कि आपका तीसरा इंपॉर्टेंट पहलू हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल टूरिज्म जो है एज पर UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल 2023 में जो था ये 1300 मिलियन है। कितना है ये ITA इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल, ठीक है, सब कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में जो बाहर से कहीं से टूरिस्ट आए हैं, ये कितना है, 1300 मिलियन लोग हैं, है ना, जो कि 33.3% की ग्रोथ है 2022 से। ये 2023 का डेटा है, ठीक है, 2023 का, और निकला अभी है 2023 का डेटा है। ये कह रहा है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल इन 2023 was 1300 million, which shows an increase of 33.3% from 2022। याद रखना एक पॉइंट। ग्लोबल इंटरनेशनल टूरिस्ट रिसीट जो है ये 1507 बिलियन USD की है, ठीक है, यानी 1507 बिलियन US डॉलर, है ना, और इसमें भी हमको 33.8% की ग्रोथ देखने को मिली है। जो रिसीप्ट ग्लोबल इंटरनेशनल टूरिस्ट रिसीट, यानी ये लोग गए 1300 मिलियन लोग जिस कंट्री में गए होंगे जहाँ पे पैसा खर्चा किए होंगे, तो टोटल पैसा कितना खर्चा किए, 1507 बिलियन US डॉलर ये लोग खर्चा किए हैं, और ये जो 2022 से 33.8% का ग्रोथ है ये, ठीक है। चलिए टॉप 5 ITA सोर्स कंट्रीज, सबसे ज़्यादा कहाँ पे लोग गए हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग गए हैं फ्रांस में, याद रखना, सबसे ज़्यादा कहाँ लोग गए, फ्रांस में, फिर स्पेन में, तीसरे नंबर पे US है। ये 3 याद रख लो, फ्रांस, स्पेन और US, ठीक है। इंडिया है कहीं पे, नहीं है, टॉप 10 में भी नहीं है, ठीक है। तो टॉप 5 ITA सोर्स कंट्रीज हैं फ्रांस, स्पेन, US, इटली और टर्की। हमको 3 याद रखना है एटलीस्ट, फ्रांस, स्पेन और US। ITA इन इंडिया, जो इंडिया में इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल हुआ है, दिस वॉज 18.89 मिलियन, कितना है
ठीक है। टोटल वर्ल्ड वाइड 1300 मिलियन है, इस 1300 में से बस 18.89 मिलियन इंडिया में आए हैं, ठीक है। और इससे पहले जो 2019 में था, सबसे प्रीवियस पीक थी, ये पीक है, सबसे ज़्यादा अब तक आए हैं। 17.91 मिलियन आए थे 2019 में, फिर घटे हैं 20-21-22 हर समय 17.91 मिलियन से कम आए हैं। 2023 वॉज द ईयर जब ये पीक हमको सबसे हाईएस्ट देखने को मिला है, 18.89 मिलियन। टोटल वर्ल्ड वाइड 1300, इंडिया में 18.89 मिलियन, जिसमें 2022 से देखें तो 5.47% की ग्रोथ है, ठीक है, 5.47% की ग्रोथ है। तो इतना तो हमने देख लिया इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल के बारे में, ठीक है। अब FTA बात करते हैं, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। क्या है ITA में और FTA में अंतर, ठीक है, बताएगा कोई तो कमेंट में प्लीज़ बताइए। ITA जो होता है ये इंटरनेशनल टूरिस्ट होता है ना, इंटरनेशनल टूरिस्ट होता है। अब देखिए कि ITA जो है ये 18.9 मिलियन है इंडिया में, लेकिन FTA क्या है 10.93 है, उससे बहुत कम है। यानी FTA जो है इसमें नॉन रेसिडेंट जो इंडिया के NRIs हैं या नॉन रेसिडेंट जो NRIs हैं इनको काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जो NRIs आ रहे हैं इंडिया में इनको काउंट नहीं किया जाएगा, जो POIs आ रहे हैं इनको काउंट नहीं किया जाएगा, फॉरेन टूरिस्ट अराइवल आ रहे हैं इनको, यानी ये जो FTA है ये ऑल टुगेदर फॉरेनर्स हैं, ठीक है, इंडिया से इनका कोई संबंध नहीं है। इसमें आपके इंडियंस जो हैं वो भी शामिल हो जाते हैं ITA में, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल। बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं, चाहे वो इंडियन हो कोई हो, वो ITA में आएगा। लेकिन FTA में सिर्फ ऐसे लोगों को शामिल किया जाएगा जो लोग फॉरेनर हों, जिनका इंडिया से संबंध नहीं है, ठीक है। तो आप देखो कि 8.89 मिलियन जो लोग हैं, 8 मिलियन के आसपास ऐसे लोग रहे होंगे जिनका इंडियन या तो इंडियन होंगे या इंडिया से कोई या NRIs होंगे, ठीक है। NRIs को ही बेसिकली काउंट किया जाता है, NRIs होंगे 8 मिलियन के आसपास। तो FTA इज ऑल टुगेदर टोटल फॉरेन टूरिस्ट, है ना, फॉरेन टूरिस्ट। तो FTA कितना रहा 10.93 मिलियन, ठीक है, 2019 में। 9.52 मिलियन था 2023 में, कम हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है, कम हुआ है ना, ठीक है। 9.52 मिलियन इन 2023 विद 47.89% इंक्रीज फ्रॉम 2022। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। तो सबसे ज़्यादा पीक जो है FTA में 2019 में रही है। तो FTA में पीक कब रहा है 10.93 मिलियन 2019 में रहा है, लेकिन आप देखोगे कि 2023 में ये 9.52 मिलियन है, ठीक है, जो कि 2022 का अगर डेटा देखें 6.44 मिलियन है। इससे 47 या 48% का इंक्रीज है। तो आप देखो यहाँ पे मैं सीधे लिख दे रहा हूँ FTA इन इंडिया, है ना, इंडिया। तो यहाँ पे आप लिखिए 2023, 2022 और 2019। 2019 में हमारा FTA है 10.93 मिलियन, ये मिलियन में ही रख रहा हूँ। 2022 में है 6.44 मिलियन, इसके बीच में और कम था कोविड की वजह से। 2023 में है 9.52 मिलियन, ठीक है। अब ये अगर देखिए कि 2022 से और 2023 में कितने का इंक्रीज हुआ है, तो 47.89% का इंक्रीज है। होप आप लोग अच्छे से समझ गए हो, ठीक है। तो ये है FTA का। अब NRI यहाँ पे देखिए, यही पे आ गया ना, NRIs जो हैं 9.38 मिलियन थे, मार्किंग 18.9% इंक्रीज ओवर 2022। तो यहीं पे आप निकाल लीजिएगा जो ITA है 18.9, यहाँ पे देखिए, समझिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल इन इंडिया 18.89 मिलियन है ना। अब जो 2023 में हमारे जो फॉरेन टूरिस्ट हैं FTA हैं जो बाहर से आए हैं, इसमें NRI भी हैं और फॉरेन भी हैं। इसमें क्या है, फॉरेन भी हैं और NRIs भी हैं, है ना, NRIs भी हैं। FTA में हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन है, FTA में सिर्फ जो हैं हमारे, F से याद रखना, सिर्फ फॉरेनर्स हैं, है ना। तो अब ये हो गया FTA। अब हम एक लेके आते हैं NRIs। FTA कितना है, FTA हमारा था 9.93
52 मिलियन। अब यहाँ से आप देखिए तो इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल, इसमें एनआरआई भी हैं, एफटीए में सिर्फ फॉरेनर हैं, यानी आईटीए से एफटीए माइनस करोगे तो हमारा एनआरआई आ जाएगा। तो एनआरआई आपको निकलना है तो ये माइनस करिएगा, तो ये आपका आ रहा है 9.38 मिलियन। ये हैं आपके एनआरआई। इस तरह से आप टेबल बना सकते हो। टोटल एनआरआई जो इंडिया में आए 9.38 मिलियन आए, जो कि 2022 से 18.9% का इंक्रीज है। क्लियर है? ओके, 18.9% का इंक्रीज है। अब यहाँ पे आप रीजनल देखेंगे। साउथ एशिया जो है ये कंट्रीब्यूट किया है लार्जेस्ट शेयर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट अराइवल। जो हमारे यहाँ फॉरेन टूरिस्ट आए हैं जिसमें एनआरआईज नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा हमारे साउथ एशिया के आए हैं। यानी साउथ एशिया का मतलब क्या है? बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज, ठीक है, नेपाल, बांग्लादेश, ये श्रीलंका, ये सब ज़्यादा वाले हैं। ठीक है, फॉलोड बाई नॉर्थ अमेरिका। 29% जो है सिर्फ साउथ एशिया से हैं। नॉर्थ अमेरिका से 21% हैं, 21 या 22 फिर वेस्टर्न यूरोप हैं। तो जो आप देखोगे, ठीक है, एफटीए का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा रीजन वाइज, तो जो आपका साउथ एशिया, उसके बाद जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद हमारा वेस्टर्न यूरोप। ठीक है, ये आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। कंट्री की बात करो तो इसमें साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है, तो कंट्रीज कौन सी हैं ये आप लोग कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, कमेंट में बता सकते हो। ये आपको ओवर द पीरियड डिस्कशन में देखने को मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, देखने को मिलेगा कि कौन सी कंट्रीज हैं। ठीक है, नाउ टॉप 5 एफटीए सोर्सेज यहीं पे मिल गया है ना। फॉरेन टूरिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से आए? बांग्लादेश से आए, ये याद रखना। सबसे ज़्यादा हमारे जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं बांग्लादेश से, उसके बाद यूएस से, उसके बाद यूके, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमको बांग्लादेश से आए हैं। ठीक है, फिर कनाडा। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 टॉप 6 में हमको 2 साउथ एशियन कंट्रीज मिल जा रही हैं, और सबसे ज़्यादा में बांग्लादेश है भी, है ना। तो सबसे ज़्यादा में तो इसीलिए ये पूछ रहा था मैं। एयर ट्रैवल जो इसमें डोमिनेट कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो लोग इंडिया में आए हैं फॉरेन टूरिस्ट, वो एयर ट्रैवल से आए हैं। एफटीए है ना, एफटीए आईटीए, अब आप लोग समझना, आईटीए में फॉरेनर और एनआरआई दोनों हैं, एफटीए में बस फॉरेनर्स हैं। तो जो फॉरेनर्स इंडिया में आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा 79% एफटीए जो है वो किससे है? एयर से है, एयर ट्रेवल से। और 57.2% जो लोग आए हैं ये मुंबई और दिल्ली में लैंड किए हैं। ठीक है, मुंबई और दिल्ली में लैंड किए। अच्छा, अब फिर बात करते हैं जो फॉरेन टूरिस्ट विजिट है, ये 19.2 मिलियन जो है, अप बाई 124% फ्रॉम 8 अच्छा, ये फॉरेन टूरिस्ट विजिट रीच्ड 19.25 मिलियन, अप बाई 124% फ्रॉम। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। फॉरेन टूरिस्ट जो विजिट है रीच्ड, फॉरेन टूरिस्ट हमारे पास कितने हैं? फॉरेन टूरिस्ट तो हमारे पास बस ये है ना 9.52 मिलियन, है ना। ये गलत हो गया, ये याद रखना, 9.52 है मिलियन, और ये 24% का इंक्रीज़ है यहाँ पे। ये वही वाला डेटा हम बता रहे हैं फिर से। ठीक है, कितने का इंक्रीज़ है एफटीए का? 47% का इंक्रीज़ है। ठीक है, ये याद रखना, यही वाला डेटा है, तो इसको आप खारिज कर दो। लार्जेस्ट इन डोमेस्टिक, अब डोमेस्टिक जो टूरिज़्म है, अब तो एफटीए आईटीए देख लिया, तो यूपी में सबसे ज़्यादा 478 मिलियन आए हैं। ये इंडिया के टूरिस्ट हैं, है ना। वो 19-20 मिलियन देख रहे थे। तो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आए हैं 2023 में, डोमेस्टिक टूरिज़्म की बात करें 2023 में, सबसे ज़्यादा लोग यूपी में गए हैं। कितने? 478 मिलियन। उसके बाद तमिलनाडु में गए हैं। कहाँ? तमिलनाडु में डोमेस्टिक टूरिस्ट 286 मिलियन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यूपी फिर तमिलनाडु में गए। अब फॉरेन की बात करें, ये डोमेस्टिक का तो यूपी नंबर 1 पे है, तमिलनाडु दूसरे पे है, लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट एफटीए है इसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है। डोमेस्टिक और फॉरेन ऐसे लिख लीजिए, डोमेस्टिक में यूपी फिर तमिलनाडु। ठीक है, और यूपी ऑलमोस्ट डबल है ना तमिलनाडु का। और फॉरेन में हमारा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद हमारा क्या है? महाराष्ट्र के बाद गुजरात है।
सबसे ज़्यादा लोग महाराष्ट्र गए हैं, फिर गुजरात गए हैं। टॉप विजिटेड ASI टिकटेड मॉन्यूमेंट कौन सा रहा है टोटल में, तो ताजमहल रहा है ना, फॉरेन टूरिस्ट का 6.1 मिलियन डोमेस्टिक और 0.68 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट ताजमहल देखने गए। तो ASI का जो टिकटेड मॉन्यूमेंट है जो सबसे ज़्यादा विजिट किया गया वो ताजमहल है। ठीक है, अब यहाँ पे उसी चीज़ों को हमने किसमें टेबल फॉर्म में दे दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो। तो नंबर ऑफ FTA 2023 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 9.52 मिलियन है। एनुअल ग्रोथ रेट क्या है 2022 से देखा जाए तो 47.90% है। नंबर ऑफ इंडियन नेशनल डिपार्चर फ्रॉम इंडिया, जो इंडिया से लोग इंडियन बाहर गए हैं 27.88 मिलियन है। ठीक है, इसमें एनुअल ग्रोथ रेट क्या है 29% है। नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट टू ऑल स्टेट एंड यूटीज 2.5 बिलियन है, बहुत ज़्यादा है ना। एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे भी 44% है। क्यों इतना ज़्यादा ग्रोथ देख रहे हो, क्योंकि 2022 का जो साल था, 2021 का जो साल था, ये पैंडमिक ईयर थे, है ना, पैंडमिक ईयर थे। ठीक है, एस्टिमेटेड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ठीक है, तो INR में बात करें तो 2,31,927 करोड़। ठीक है, 2,31,927 करोड़ का जो INR में अर्निंग है। एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे 36% का है और USD में बात करें तो 28 बिलियन। ठीक है, यहाँ पे 31% का ग्रोथ रेट है। अब बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट टूरिज्म इंटरनेशनल, तो नंबर ऑफ ITA कितने हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल, ठीक है, 1.3 बिलियन है ना। 1300 देखा था ना अभी, 1300 इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल, यहाँ पे देखिए ना, उसी को बिलियन में, ये मिलियन में यहाँ पे लिखा था 1300 मिलियन। ग्लोबल टूरिज्म ITA जो है इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल 1300 मिलियन है, तो 1.3 बिलियन है वही। ठीक है, इसको याद, तो आप 1300 मिलियन लिख लो 2023 में। ठीक है, एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे 33.33% की है। इंटरनेशनल टूरिस्ट रिसीट कितनी है 1507 बिलियन $, की है। एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे भी 33.84% की है। एशिया पैसिफिक रीजन में नंबर ऑफ ITA तो 237 मिलियन है, यहाँ पे एनुअल ग्रोथ रेट 154% की है एशिया पैसिफिक में। इंडिया की पोजीशन वर्ल्ड में क्या है, शेयर ऑफ इंडिया इन ITA जस्ट जो है 1.45%, शेयर ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल टूरिस्ट रिसीप्ट 2.14%, इंडिया का रैंक इन वर्ल्ड टूरिज्म रिसीप्ट 14th है। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना। शेयर इंडिया का ITA में कितना है, इंटरनेशनल जो टूरिस्ट आए हैं टोटल, इसमें 18 मिलियन के आसपास है, तो ये 1.45% है। ये देख लीजिए ना यहाँ पे कितना है। ठीक है, इंडिया में ITA 18.89 मिलियन है ना, 18.89 मिलियन। तो यही पूछ रहा है आपसे, इंडिया का शेयर जो है ITA में कितना है। ओवरऑल ये 1300 मिलियन है या 1.3 बिलियन है, और यहाँ पे 18.89 मिलियन है ना, 18.89 मिलियन है। तो ये जो है शेयर जो कितना है 1.4% का है। शेयर ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल टूरिज्म रिसीट, तो ये 1507 बिलियन USD का जो इंडिया को मिला है 2.14% मिला है, वो आप लोग निकाल लीजिएगा। इंडिया का रैंक जो है वर्ल्ड टूरिज्म रिसीप्ट में 14th है। ठीक है, तो ये टूरिज्म की हमने लगभग सारी डेटा देख लिया है। शेयर ऑफ इंडिया इन ITA इन वर्ल्ड एंड एशिया पैसिफिक, ये ITA की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन ITA इंटरनेशनल टूरिज्म इन वर्ल्ड और एशिया पैसिफिक में। तो हमको 2021 का याद रखना है क्या, नहीं है, तो परसेंटेज ऑफ शेयर एंड रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड, तो यहाँ पे हमको पता है कि शेयर कितना है 1.45% है। 2022 में 1.47% था, 17वीं रैंक थी। ठीक है, अभी कौन सी रैंक है यहाँ पे देखिए आप पीछे। ठीक है, तो 14th रैंक है, 14th रैंक है। ठीक है, शेयर एंड रैंक ऑफ इंडिया इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो 2023 में कितना है 7.96% है, यहाँ पे 1.4, यहाँ पे 7.96, और ये पहली रैंक है यहाँ पे, ये याद रखना पहली रैंक है। तो बस इतना ही है। शेयर ऑफ टॉप 3 स्टेट्स इन और UT इन नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट इन 2023। ठीक है, तो स्टेट शेयर की बात करें तो हमको पता है डोमेस्टिक टूरिज्म मिलियन में, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास यूपी में आए, कितना परसेंटेज है 19%। टोटल जो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो टूरिज़्म के लिए गए हैं यूपी में गए हैं 19% शेयर है। ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु है
तमिलनाडु में 11.40%, तमिलनाडु के बाद केरला है 11.32% है। तो यूपी, तमिलनाडु और केरला डोमेस्टिक टूरिज्म में ये 3 स्टेट्स हैं। शेयर ऑफ टॉप 3 स्टेट यूटी इन नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिट इन 2023। तो फॉरेन में हमने देखा था महाराष्ट्र है 17% शेयर 17.61%, उसके बाद गुजरात है 14.6% के साथ, ठीक है। उसके बाद वेस्ट बंगाल है आपका 14% के साथ। फॉरेन टूरिज्म में यूपी का 5वां स्थान है, ठीक है। चौथे पे कौन है ये कमेंट में बता दीजिए, 8.36% के साथ। महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ठीक है। 5वें नंबर पे यूपी है। अब ये हमने देख लिया पूरा का पूरा आपका टूरिज्म सेक्टर। हमारा बचा अब एनर्जी सेक्टर, और ये थोड़ा सा वास्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि आपकी MNRE है, MNRE का डेटा है और ये लेटेस्ट है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपको इससे लेटेस्ट डेटा कोई नहीं प्रोवाइड करवाएगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि ये 31 जुलाई 2025 का डेटा है, ठीक है। अगस्त चल रहा है, ठीक है। और जो रिपोर्ट है आपकी कौन सी, जो ये आर्थिकी में जो कवर है या जो कोई भी बुक है जो इकोनॉमिक डेटा कवर कर रही है, वो जून का डेटा आपको दे रही है, ठीक है। जून का डेटा, और ये जुलाई के डेटाज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपसे ये डेटा चेंज नहीं होगा आपके PCS एग्जाम में, ना ही ये चेंज होने वाला है आपके EPFO एग्जाम में। EPFO में तो ये एनर्जी सेक्टर वाला कम पूछेगा, लेकिन यूपी PCS में इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो जो आपका ये रेन्यूएबल एनर्जी की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रेन्यूएबल एनर्जी में क्या आता है। तो बायो पावर आता है। बायो पावर के बहुत से जो सब कैटेगरीज हैं, उसी में विंड टू एनर्जी एक कैटेगरी है बायो पावर के अंतर ही। तो इसका ये सब कैटेगरी है, याद रखना, सब कैटेगरी। इसीलिए यहाँ पे इसका टोटल गीगावाट मैंने नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है। तो इसमें और भी चीज़ें हैं बायो पावर में, ठीक है। तो हमको ये पता है, क्योंकि ये विंड टू एनर्जी है, ये न्यू कॉन्सेप्ट है और इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें यही हमने किया है, बायो पावर के तहत ही आता है। दिल्ली इसमें लीड कर रहा है, उसके बाद राजस्थान है, तब आंध्र प्रदेश है, स्टेट्स की बात करें, ठीक है। टोटल बायो पावर जो कैपेसिटी है इंडिया की 11.6 गीगावाट है। मेगावाट में भी पूछ सकता है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, आपको मेगावाट निकल के मिल जाएगा कितने मेगावाट की है। हम गीगावाट में ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो टोटल जो आपका रिन्यूएबल एनर्जी है वो कौन कौन सी है। रिन्यूएबल एनर्जी में क्या क्या आता है, तो एक तो आपका बायो पावर आता है, दूसरा आपके हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आते हैं, स्मॉल और लार्ज दोनों। स्मॉल और लार्ज में अंतर क्या है, तो 25 मेगावाट है ना, 25 मेगावाट या उससे कम वाले जो हैं वो स्मॉल में आते हैं। 25 मेगावाट से ज़्यादा वाले जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इतना याद रखना कि लेस देन इक्वल टू 25 मेगावाट ये जो हैं आपके कौन से हैं, ये स्मॉल हैं, और इससे ऊपर वाले लार्ज हैं, है ना, इससे ऊपर वाले लार्ज हैं, ठीक है। तो आपका जो रिन्यूएबल एनर्जी में बायो पावर है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं, विंड पावर है, सोलर पावर है, ठीक है। ये इतने चीज़ें जो हैं आपके पार्ट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी के हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपका न्यूक्लियर एनर्जी नहीं आता, क्योंकि न्यूक्लियर जो है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ये रिप्लेनिशेबल है क्या, ठीक है। तो ये तो ख़त्म होता है ना, लेकिन ये नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी वाला अगर चीज़ बात करें तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूल हम डाल देंगे। अगर नॉन फॉसिल फ्यूल की बात करेंगे तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी को सम्मिलित करेंगे, लेकिन जब रिन्यूएबल की बात करेंगे तो उसमें न्यूक्लियर को सम्मिलित नहीं करेंगे। तो इसको जो है 1 बाय 1 हम देख लेते हैं कौन कौन क्या क्या है। ये लेटेस्ट डेटा है और इंडिया का टोटल। तो बायो पावर कितना है, 11.6 गीगावाट है। और बायो पावर में जो लीडिंग स्टेट है वो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे क्या है, यूपी है। ये दो याद रखेंगे। तीसरे नंबर पे कर्नाटका है। तो बायो पावर में महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटक, ठीक है। महाराष्ट्र अकेले 2.99 गीगावाट जो है प्रोड्यूस करता है 11.6 गीगावाट में, और यूपी जो है बायो पावर में सेकंड स्थान पे है 2.31 गीगावाट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी बायो पावर का ही पार्ट है, इसमें दिल्ली लीड कर रहा है, फिर राजस्थान दूसरे नंबर पे है, आंध्रा तीसरे नंबर पे है, याद रखेंगे। फिर स्मॉल हाइड्रो पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर में
ये टोटल कैपेसिटी स्मॉल हाइड्रो पावर की है, ये 5.11 गीगावाट है, यानी 5 गीगावाट याद रखना। बायो पावर 11 गीगावाट, 11.5 गीगावाट, 11.6 गीगावाट, और स्मॉल हाइड्रो जो है 5.11 गीगावाट है। ठीक है 5। तो इसमें कर्नाटका इज द टॉपर, है ना, कितना है 1.2, है ना। उसके बाद हिमाचल प्रदेश है 1 गीगावाट। ठीक है, याद रखना कर्नाटका टॉपर है, तो स्मॉल में कर्नाटक, फिर HP, इस तरह से याद रखोगे। अब लार्ज जो है ये बहुत ज़्यादा है ना, ये देखिए 5.1 है, ये 49.63 है, तो यानी दोनों अगर मिला दो तो लगभग 55 गीगावाट जो है आपकी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। हाइड्रो पावर, है ना, हाइड्रो पावर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, 55 गीगावाट की एनर्जी इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, दोनों मिला के। अब लार्ज में जो टॉपर है वो हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, 11.18। उसके बाद कर्नाटका है 3.68, बहुत डिफरेंस है ना, तो हिमाचल प्रदेश को कोई नहीं हटा सकता इसकी प्लेस से, लार्ज में हमेशा टॉप पे रहने वाला है। तो लार्ज में हिमाचल प्रदेश नंबर 1 पे है, कर्नाटक 3.689, उसके बाद JNK है, उसके बाद उत्तराखंड है। अच्छा, कई जगह पे लोग उत्तराखंड का भी वीडियो देखोगे तो उत्तराखंड को सेकंड पे रखा है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड का पोजीशन चेंज हो चुका है, सेकंड पे नहीं है। आपको चाहिए तो मैं ये PDF शेयर कर दूंगा जिसमें ये लेटेस्ट डेटा है। ठीक है, तो लार्ज में हमको पता है, लार्ज में हिमाचल फर्स्ट पे है, स्मॉल में कर्नाटक फर्स्ट पे है, हिमाचल सेकंड पे है। उसके बाद कर्नाटक है, बदल दो बस, वहाँ कर्नाटक हिमाचल है, यहाँ हिमाचल कर्नाटक कर दो। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद उत्तराखंड है। अब बात करते हैं विंड पावर, जो ये भी क्रॉस कर चुका है आपका 50 गीगावाट टारगेट को। ठीक है, इसका टारगेट कितना है, 100 गीगावाट तक ले जाना है। कितना, 100 गीगावाट। टोटल हमको 500 गीगावाट की कैपेसिटी क्रिएट करनी है बाय 2030। रिन्यूएबल एनर्जी कितना ले जाना है, 500 गीगावाट, जिसमें विंड पावर का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, विंड का 100 गीगावाट, ये बात की गई है ना। तो अभी हम 50 के ऊपर जा चुके हैं, है ना, 2030 में भी टाइम है, 50 के ऊपर जा चुके हैं। तो विंड पावर की टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी, ये इंस्टॉल कैपेसिटी है, कितनी बिजली जनरेट कर रहा है इसकी बात नहीं की जा रही है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो इंस्टॉल कैपेसिटी है ये इतनी बिजली जनरेट कर सकता है, लेकिन ये लोग कर नहीं रहे हैं इतनी बिजली जनरेट, है ना। तो इंस्टॉल कैपेसिटी जो रिन्यूएबल एनर्जी की है ये 50% से ज़्यादा हो चुकी है ना, 50% प्लस हो चुकी है, लेकिन ये बस अभी 23% आसपास बिजली जनरेट कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा, तो विंड पावर कितनी है, 52.14% है, गीगावाट है, सॉरी। और इसमें गुजरात टॉपर है विंड में, कौन है, गुजरात 14 गीगावाट के साथ। उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है 11 गीगावाट। ठीक है, उसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है। ठीक है, राजस्थान चौथे नंबर पे है। ठीक है, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक विंड पावर में। ठीक है, तो गुजरात, कई बार तमिलनाडु पहले पे था, ठीक है, लेकिन अभी गुजरात नंबर 1 पे है, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक विंड पावर में, याद रखना। पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा गुजरात में भी है, जो पोटेंशियल है सबसे ज़्यादा गुजरात में ही है ना, गुजरात में है। अब बात करते हैं सोलर पावर की। अब ये जो है 119 गीगावाट तक पहुंच गई है इसकी कैपेसिटी सोलर पावर की। इसका टारगेट कितना है ये बताइए, सोलर पावर का टारगेट कितना है, ठीक है, कमेंट में बताइए। टोटल जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 500 गीगावाट का बाई 2030, है ना। तो जो सोलर पावर है 119 गीगावाट का पहुंच गया है, जिसमें लगभग 85 या 82% जो है वो क्या है, ग्राउंड माउंटेड जो सोलर पावर प्लांट्स हैं वो हैं, इनको ग्राउंड माउंटेड है। ठीक है, ये है, ये याद रखना, ग्राउंड माउंटेड सबसे ज़्यादा है। तो जो सोलर पावर टोटल में राजस्थान नंबर 1 पे है 32.3 गीगावाट, गुजरात इससे 10 गीगावाट कम है, ठीक है, 21 है ना, 21 है। उसके बाद महाराष्ट्र है। तो सोलर पावर में राजस्थान, ऑब्वियसली थार याद रखना, थार में सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है ना, तो राजस्थान, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। अच्छा, टोटल कैपेसिटी की भी बात कर लो, तो टोटल में जो है आपका गुजरात टॉप पे है, ये याद रखना। टोटल में राजस्थान नहीं है, टोटल में गुजरात आ जाता है, सोलर में राजस्थान है, ठीक है, विंड में गुजरात है और टोटल में गुजरात है, ठीक है। तो टोटल जो कैपेसिटी है हमारी किसकी, रिन्यूएबल एनर्जी की, ये कितना पहुंच चुकी है, 237.4
0.9 या 0.5 कर लो, 0.5 गीगावाट पहुंच चुकी है, 237.5 गीगावाट पहुंच चुकी है, या हम कह सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टारगेट पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, पहुंचने वाले हैं। इसमें गुजरात नंबर 1 पे है, राजस्थान नंबर 2 पे है, तमिलनाडु नंबर 3 पे है, महाराष्ट्र नंबर 4 पे है, कर्नाटक नंबर 5 पे है। यूपी बहुत पीछे है, तो हमको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। यूपी टोटल 6800 मेगावाट के आसपास जो है टोटल ये बिजली रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करता है। अब हम गीगावाट में बात कर रहे हैं ना, गीगावाट में, तो बहुत पीछे है यूपी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी सेक्टर में और भी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब बात करें डीजल में। ये तो हमने देख लिया वो पीछे रिन्यूएबल एनर्जी में। अब हम बात करते हैं ये आपका जो डीजल, गैस और कोल और लिग्नाइट, जो हम कहते हैं ना कि थर्मल एनर्जी, कौन सी है? थर्मल। तो थर्मल एनर्जी हमारी जो आती है वो 4 चीज़ों से है। एक अपना डीजल है, दूसरा कोल है, तीसरा गैस है, चौथा लिग्नाइट है। इनसे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इसको हम थर्मल एनर्जी बोलते हैं। याद रखेंगे, थर्मल एनर्जी। तो डीजल एनर्जी में सब, डीजल से जो एनर्जी है उसमें टॉप पे है तमिलनाडु, फिर केरला, फिर अंडमान एंड निकोबार तीसरे पे है। तो याद रखना कि डीजल जो है ये सबसे ज़्यादा साउथ में एनर्जी देता है ना। डीजल सबसे ज़्यादा समुद्र से निकलता है और सबसे नीचे जो कोस्ट है वो तमिलनाडु का है, तो नंबर 1 पे तमिलनाडु है। अब गैस में हमारा जो टॉप का स्टेट है जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अब गैस के रिजर्व की बात नहीं हो रही, ये एनर्जी जो निकल रही है उसकी बात हो रही है। गैस से जो एनर्जी जनरेट कर रहा है इसमें गुजरात नंबर 1 पे इंस्टॉल कैपेसिटी, उसके बाद महाराष्ट्र है, तब दिल्ली है ना, दिल्ली है। अब कोल में यूपी नंबर 1 पे है। कोल से जो एनर्जी, कोल का रिजर्व सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो रिजर्व सबसे ज़्यादा जो है वो उड़ीसा में है। 25% के आसपास जो रिजर्व है कोल का, ये उड़ीसा में है। उसके बाद झारखंड आता है। रिजर्व में 25% के आसपास उड़ीसा में है। उसके बाद 21% के आसपास जो है ये झारखंड आता है, ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, अब कोल से जो एनर्जी आ रही है इसमें सबसे नंबर 1 पे यूपी है, तब छत्तीसगढ़ है, देन अपना महाराष्ट्र आता है। ठीक है, अब थर्मल में भी, ठीक है, थर्मल में, क्योंकि थर्मल में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कोल का ही है थर्मल एनर्जी में, तो थर्मल में भी नंबर 1 पे एनर्जी जनरेट कौन कर रहा है? यूपी ही कर रहा है। यानी कोल से जो एनर्जी निकाल रहा है या ओवरऑल थर्मल एनर्जी जो निकल रही है सबसे ज़्यादा कौन निकाल रहा है? यूपी निकाल रहा है। कोल में छत्तीसगढ़ सेकंड पे है, लेकिन थर्मल में ओवरऑल में महाराष्ट्र सेकंड पे है। महाराष्ट्र क्योंकि गैस से भी एनर्जी में सेकंड पे है। ठीक है, फिर अपना छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर की बात कर लें। ठीक है, अब ये न्यूक्लियर पावर कैसा है? तो ये नॉन फॉसिल फ्यूल वाली है। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल वाली। अब न्यूक्लियर जो पावर है ये 8.8 गीगावाट के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, गीगावाट के आसपास पहुंच चुका है, या 8.78 कह लो गीगावाट के आसपास पहुंच चुका है ये, है ना। 8800, ऐसे मेगावाट में पूछेगा तो 8878 मेगावाट जो है आपके न्यूक्लियर एनर्जी हमारी यहाँ पे कंट्री में जनरेट हो रही है। कई जगह पे 80 भी लिखा हुआ है, बट जो अभी का लेटेस्ट डेटा देखा मैंने MNRE पे, ठीक है, उसमें 8878 है। ठीक है, याद रखना। और न्यूक्लियर पावर में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर रहा है स्टेट वो है तमिलनाडु। ठीक है, न्यूक्लियर में भी सबसे ज़्यादा तमिलनाडु। कैसे कह सकते हैं? कि हमको पता है कि हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर जो फ्यूल है वो कौन सा है? थोरियम है। थोरियम है ना। अब ये थोरियम को हमारे पास एनरिच करने की टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर थोरियम को एनरिच करने की टेक्नोलॉजी होती तो हम न्यूक्लियर, हमको कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, हमारे पास बहुत न्यूक्लियर फ्यूल होता। ठीक है, हम सीख रहे हैं। ठीक है, अभी सीख रहे हैं। ठीक है, सीख जाएंगे तो ऑब्वियसली हम वन ऑफ द लार्जेस्ट जो हैं ये थोरियम के रिजर्व रखने वाले लोग होंगे। ठीक है, थोरियम है। अब थोरियम कहाँ मिलता है? कोरला की जो कोस्ट है, केरला की जो कोस्ट है, यहाँ के प्लेसर डिपॉजिट्स में हमको थोरियम मिलता है। ठीक है, तो अब केरला में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट तो है नहीं, केरला के नीचे तमिलनाडु है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रिसिटी जो मान लो ऐसे कि जो केरला के थोरियम से जनरेट हो रही है वो तमिलनाडु कर रहा है। उसके बाद अपना गुजरात है, फिर राजस्थान है न्यूक्लियर से। ठीक है, टोटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज की बात करें, अब ये चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे थर्मल हो, या आपका रिन्यूएबल हो, तीनों का मिला के, अब यहाँ पे यहीं लिख दे रहा हूँ, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। तो थर्मल प्लस रिन्यूएबल एनर्जी प्लस आपका न्यूक्लियर एनर्जी,
ये 3 तरह के हैं, इसमें सब डिविजन्स हैं, लेकिन ये 3 ही मेन टाइप हैं, है ना, 3 मेन टाइप हैं। तीनों में मिला के सबसे ज़्यादा जो एनर्जी जनरेट कर रहा है, कैपेसिटी है, इंस्टॉल कैपेसिटी, वो गुजरात के पास है, सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र, थर्ड पे राजस्थान। अच्छा, पर कैपिटा जो कंजम्पशन है वो सबसे ज़्यादा जो किलोवाट पर आर पर ईयर है, 2020-21 का डेटा है, सबसे ज़्यादा दादर नागर हवेली में कंजम्पशन है पर कैपिटा, उसके बाद दमन एंड दीव में है, उसके बाद गोवा में है, और लोवेस्ट पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन हमारा बिहार में है, ये याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इंडिया में अगर ट्रेंड की बात करें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन से सेक्टर में जाती है? इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडिया सेक्टर वाइज ना, यहाँ पे लिख लो सेक्टर, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर में कौन सा विशेष सेक्टर है जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है? तो ये आयरन और स्टील है ना, आयरन और स्टील है। उसके बाद एग्रीकल्चर नहीं आता, उसके बाद रेसिडेंशियल एरियाज में एनर्जी खर्चा होती है, मतलब डोमेस्टिक जो है, उसके बाद एग्रीकल्चर में आता है। एग्रीकल्चर तीसरे नंबर पे है, ठीक है, एग्रीकल्चर तीसरे नंबर पे है। अब कुछ और बात करें, टोटल वर्ल्ड की बात कर लें, इंडिया का बात कर लिया, सारे एनर्जी सेक्टर की बात कर ली। अब टोटल एनर्जी कंजम्पशन में सबसे जो नंबर 1 है वो है चाइना, सबसे ज़्यादा एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी यही खाता है ना, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, टोटल एनर्जी कंजम्पशन में। उसके बाद यूएसए का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे हम लोग हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में इंडिया रैंक्स थर्ड आफ्टर चाइना एंड यूएसए। CO2 एमिशन जो फ्यूल कंबशन से आता है, जो हम क्रूड ऑयल जलाते हैं, इससे जो CO2 निकलता है, इसमें भी चाइना नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे है, इंडिया नंबर 3 पे है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में भी, कंजम्पशन में भी और प्रोडक्शन में भी चाइना नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे है और इंडिया नंबर 3 पे है। तो ये तीनों डेटा तो याद करना आसान हो जाएगा, चाहे कंजम्पशन, चाहे CO2 इमिशन फ्रॉम क्रूड ऑयल्स या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूशन, सब में इंडिया नंबर 3 पे है, चाइना फर्स्ट पे है, यूएसए सेकंड पे है, ठीक है, यूएसए सेकंड पे है। अब बात करें टोटल रिफाइनरी जो इंडिया में है, ये 23 है ना। इसमें 23 जो रिफाइनरीज हैं, इसमें जो पब्लिक सेक्टर में है यानी गवर्नमेंट की जो रिफाइनरीज हैं 19 हैं, 3 प्राइवेट रिफाइनरीज हैं, 3 प्राइवेट रिफाइनरीज हैं और एक ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर यानी कोई जो आपका प्राइवेट एंटिटी होगी, और प्राइवेट एंटिटी कौन सा, RIL है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और ये लार्जेस्ट जो है रिफाइनरी भी यही है, जो कि जामनगर गुजरात में है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सेज जो है जामनगर गुजरात में, इंडिया के लार्जेस्ट रिफाइनरी है। इंडिया इन रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड वाइड, तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में अगर इंडिया की रैंक देखो तो चौथी रैंक है, 4th रैंक है, ठीक है, 4th रैंक है। इंडिया विंड एनर्जी में भी चौथे नंबर पे है, ठीक है। यहाँ पे देखो चाइना नंबर 1 पे है, यूएसए नंबर 2 पे है, जर्मनी आ जाता है यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो जहाँ भी इंडिया का रैंक चौथा आ जाएगा तो आप बीच में चाइना यूएसए के बाद जर्मनी को घुसा देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इंडिया नंबर 4 पे है, ठीक है। सोलर सेक्टर में इंडिया, यूएसए, चाइना, यूएसए और इंडिया। तो आप देखो रिन्यूएबल एनर्जी में, टोटल रिन्यूएबल एनर्जी में हम चौथे पे हैं, विंड एनर्जी में हम किस पे हैं, 4th पे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में भी यहाँ पे जर्मनी आ जाएगा बीच में, ठीक है। लेकिन सोलर में हम तीसरे नंबर पे हैं। सोलर एनर्जी में जो आपका चाइना और यूएस के बाद हम इंडिया तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। तो ये 4 चीज़ें हो गई, यहाँ पे 4 चीज़ें हो गई। सोलर एनर्जी को भी हम सम्मिलित कर देंगे। इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर जो हैं टोटल कितने हैं? अभी हमने रिफाइनरीज देखी 23 हैं, लेकिन जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं ये 25 हैं, ठीक है। 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। टोटल 88 गीगावाट के आसपास एनर्जी, सॉरी 8.8 गीगावाट है ना, हाँ 8.8 गीगा, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। हाँ 88 गीगावाट है ना, 88 गीगावाट, ठीक है, के आसपास जो है एनर्जी जो है 8.8 है, सॉरी हाँ 8.8 न्यूक्लियर एनर्जी जो है हम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल न्यूक्लियर एनर्जी में मैक्सिमम जो सबसे ज़्यादा जनरेट करता है वो यूएसए, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर एनर्जी यूएसए जनरेट करता है। लेकिन अगर बात करें जो कंट्री की टोटल एनर्जी है उसका शेयर, है ना, अब जैसे सोचो कि यूएसए ये कंट्री है, यूएसए में और भी एनर्जी का सोर्स है, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो यूएसए इतने में ही जनरेट कर रहा है।
बाकी इसका 70-80% जो है अदर सोर्सेज से हो रहा है। लेकिन फ्रांस एक कंट्री है जो अपना मोस्ट जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से कर रहा है। तो परसेंटेज वाइज कंट्री के इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा फ्रांस है ना। लेकिन मैक्सिमम जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो यूएस से जनरेट कर रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर भी सबसे ज़्यादा यूएसए में, इंडिया के पास में 25 है तो यूएसए के पास 94 हैं, 94 रिएक्टर्स हैं। लार्जेस्ट शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, न्यूक्लियर लार्जेस्ट शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, लार्जेस्ट शेयर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी टू टोटल एनर्जी जनरेटेड में फ्रांस नंबर 1 पे है। लेकिन लार्जेस्ट शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी टू टोटल एनर्जी जनरेटेड नॉर्वे नंबर 1 पे है। 98% यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन है। ब्राज़ील सेकंड पे है 89% और न्यूजीलैंड थर्ड पे है 87% का के साथ। ठीक है, सोलर पावर कम्युलेटिव की बात करें तो अपने पास कितना पीछे देखा ही था, 119.02 गीगावाट है अपने पास। ग्राउंड माउंटेड इसमें 90.99 है, यानी 91 जो गीगावाट इसमें से 119 में से 91 हमारा ग्राउंड माउंटेड है। यानी आप देखो तो 28 है ना, 28 जो गीगावाट है ये अदर से आ रहा है। ठीक है, बाकी जो आपका 91 है ये ग्राउंड माउंटेड है। ठीक है, 28 अदर सोर्सेज से आ रहा है, 20 उससे, जैसे ग्रिड कनेक्टेड 19 है। ठीक है, हाइब्रिड प्रोजेक्ट 3 है, ऑफ ग्रिड सोलर 5 है। ठीक है, तो ये सारा नहीं याद रखना, ये ग्राउंड माउंटेड वाला डेटा याद रखना। न्यूक्लियर पावर 8.78 गीगावाट है। ठीक है, 8.8 हमने कहा तो 78 या 8.8, जिसको हम कह सकते हैं कि 3.70% ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है ये। ठीक है, लेकिन ये रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, दिस इज अ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स है, नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहीं पे एक बार फिर से वो देखिए, ये लेटेस्ट अगस्त 2025 का डेटा है MNRE का, है ना, ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी। तो 8780 है ना, 8780 बता रहे हैं, न्यूक्लियर का हमने 8800 लिया है ना। अब हाइड्रो जो है ये 4962। ठीक है, हाइड्रो पे हमने कितना बताया कि 50 के पास पहुंचने वाला है, 49 गीगावाट, 49.6 गीगावाट जो है हमारा हाइड्रो है। ठीक है, अब थर्मल कितना है, थर्मल जो है हमारा 242 है ना, नहीं कम है, 20, हाँ 242 है। रिन्यूएबल एनर्जी 184 है ना, 184 क्यों कह रहे हैं, तो इसमें इन्होंने हाइड्रो को निकाल रखा है ना, हाइड्रो को अलग कर रखा है। हाइड्रो को अगर इसमें 7 कर दो तो ये इसी में 49 कर दोगे आपका आ जाएगा। ठीक है, अब ये टोटल जो है आपका 486 गीगावाट जो है हमारा क्या है, टोटल इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में जो जनरेट हो रही है वो 486 गीगावाट जनरेट हो रही है। जो हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है कंट्री की ये कितना है, 486 गीगावाट की है ना। तो ये याद रखना। तो जून 2025 का जो डेटा है आपकी बुक में, यहाँ पे टोटल कैपेसिटी 476 गीगावाट बताया है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी 226.9 गीगावाट, 227 गीगावाट बताया गया है। ठीक है, अब जुलाई में ये डेटा चेंज हो गया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है ये 237.49 गीगावाट हो चुकी है। तो क्या है, हेंस टोटल जो इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की हो जाएगी ये 486.60 गीगावाट हो जा रही है ना, 486.60 गीगावाट हो जा रही है टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी। तो ये याद रखना, यही लाइन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है जुलाई के डेटा के हिसाब से। अब ये डेटा इतना जल्दी अपडेट नहीं होगा, ठीक है, अब ये नए साल पे अपडेट होगा। तो जुलाई 2025 में जो रिन्यूएबल एनर्जी है 237.49 गीगावाट हो चुकी है, इसलिए टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ कंट्री जो है 486.6 गीगावाट हो चुकी है। ठीक है, लेकिन जो रिपोर्ट आई थी इसमें 476, इंडिया एनर्जी आउटलुक जो 11 साल का अपना टोटल वो निकाले हैं ना 11 ईयर का, उसमें 476 है। तो कुछ भी आए आप लोग देख लेना, अगर 486 नहीं है तो 476 मारना। ठीक है, उसमें अगर 237 नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी का, 230, क्योंकि इसी में बढ़ा है और किसी में नहीं बढ़ा है ना, रिन्यूएबल RE में ही बढ़ा है, रिन्यूएबल एनर्जी में ही ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये 237 अगर 0.5 नहीं देखने को मिल रहा है
तो 226.9 रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ये दो डेटाज आप लोग तैयार करके जाना। टोटल 10 का अंतर है ना, 10 अंक का अंतर है, तो याद हो जाएगा। यहाँ पे भी 476 से 486 10 पॉइंट्स का है, 10 पॉइंट्स बढ़ा लेना, ठीक है, 10 पॉइंट्स बढ़ा लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे की हाईलाइट देखो, तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जुलाई 2025 में 486.6 गीगावाट है, ये हमने यहाँ पे निकाल के दिखा दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी 237.49 गीगावाट है। 184 में यहाँ पे देखिए 184.6 में हमको 49.6 करना है, तो ये 233 आ रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर से बढ़ा होगा, है ना, ये इस तरह से है ना, रिन्यूएबल एनर्जी इस तरह से। तो 237 जो 0.49 गीगावाट जो है हमारा RE है रिन्यूएबल एनर्जी। न्यूक्लियर पावर जो है हमारा 8.8 गीगावाट है। 8.78 भी अगर आए आपको, 78 गीगावाट आए तब भी ये सही है, रियल यही है ना, जो लेटेस्ट डेटा है अगस्त के हिसाब से 8.78 गीगावाट ये है। नॉन फॉसिल फ्यूल जिसमें रिन्यूएबल और न्यूक्लियर की बात करें, ठीक है, तो ये कितना है, ये 246.29 गीगावाट हो जा रहा है, जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल का अगर शेयर हम देखें तो 50.6% हो जा रहा है। लेकिन न्यूक्लियर अभी 50% नहीं क्रॉस किया, रिन्यूएबल एनर्जी 50% नहीं क्रॉस किया है। लेकिन अगर नॉन फॉसिल फ्यूल पूछा, ठीक है, और फॉसिल फ्यूल जो है वो 49 जो फॉसिल फ्यूल है अब ये 49.4% रह चुका है इसका इलेक्ट्रिसिटी में शेयर, ठीक है, प्रोडक्शन में नहीं है अभी, मतलब ये टोटल वो नहीं है। थर्मल पावर जो है 240.3 गीगावाट है, विच इज़ 49.4% ऑफ द शेयर। पावर शॉर्टेज रिडक्शन फ्रॉम, ठीक है, ये भी इम्प्रूव हुआ है। जो पावर शॉर्टेज होती थी 2013-14 में ये 2.4% थी, है ना, 2013-14 में जो पावर शॉर्टेज थी इट वाज 4.2%, सॉरी। अब ये 2024-25 में पावर शॉर्टेज कितनी रह गई है, बस 0.1% रह गई या 0.1% रह गई है पावर शॉर्टेज। पर कैपिटा कंजम्पशन, ठीक है, अब ये 45.8% से इंक्रीज हुआ है। 957 किलोवाट पर आवर 2013-14 में था, अब ये 1395 किलोवाट पर आवर 23-24 में। ये वाला पीछे वाला जो डेटा बताया था वो 19-20 का था। ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का, ये 1395 किलोवाट पर आवर है 2023-24 में। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड कितने हैं, तो ये 2.8 करोड़ टोटल हाउस होल्ड इलेक्ट्रीफाइड हैं। यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन वाया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और PM सौभाग्य योजना के तहत ये रिकॉर्ड हमको मिला है, ठीक है, PM सौभाग्य योजना के तहत ये रिकॉर्ड हमको मिला है। ग्रोथ डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कितना हो रहा है, 1168 बिलियन यूनिट्स 2015-16 में हो रही है, और अभी कितना हो रहा है, 1824 बिलियन यूनिट हो रहा है, ठीक है। जो रोज जो है एनर्जी जो जनरेट हो रही है 1824 बिलियन यूनिट जो है 24-25 में हो रहा है। इंस्टॉल कैपेसिटी 305 गीगावाट थी, अब ये 486.59 गीगावाट हो चुकी है। इंस्टॉल कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है। वन ऑफ द मोस्ट एंड डाइवर्सिफाइड पावर मिक्स कंट्री है इंडिया ग्लोबली, जिसमें कोल, गैस, हाइड्रो, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायोमास, बायो पावर सब कुछ हमको देखने को मिलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी अचीवमेंट की बात करें तो जो आयरीना रिपोर्ट है 2025 की, इस ग्लोबल रैंकिंग निकालती है, वही जो पीछे हमने बात की, इंडिया जो है चौथे स्थान पे है रिन्यूएबल एनर्जी में, चौथे में ही है विंड पे, लेकिन सोलर एनर्जी में ये तीसरे स्थान पे है चाइना और USA के बाद। विंड में चाइना, US, जर्मनी और फिर इंडिया, ठीक है, इंडिया, ठीक, ओके। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ग्रोथ जो है ये 76.37 गीगावाट थी, ठीक है, और ये 237 हो गई जो अभी की गीगावाट। ये 3x ग्रोथ है हमको। जो 76 गीगावाट से 2014 में 76 जब मोदी जी आए थे तो 76 गीगावाट बस रिन्यूएबल एनर्जी थी सभी सोर्सेज से, अभी ये 237.5 गीगावाट हो चुका है, और ये 3x ग्रोथ है अगर 2014 से 2025 को कंपेयर करें। रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन 190.9 बिलियन यूनिट था 2014-15 में, अब ये 370.6 बिलियन यूनिट हो गया है, और ये जो है इंक्रीज हुआ है 17.2% से 22.2% पे, ठीक है।
प्रोजेक्ट पाइपलाइन क्या है? अच्छा, अपने पास अभी 237.5 गीगावाट का आरई है, रेन्यूएबल एनर्जी। जब भी मैं आरई लिखूं तो रेन्यूएबल एनर्जी आप लोग मान लीजिए, ठीक है। तो जो अभी अपने पास 237 है ना, हमारे पास जो है 237.5 176.7 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 72.1 जो है हमारा अंडर बिल्डिंग है। तो ये 0.3 हो गया, ये 486.3 गीगावाट तो हमारा ये पाइपलाइन में ही, मतलब अगर ये 1-2 साल में कंप्लीट होता है तो 486 हो गया। कुछ नया प्रोजेक्ट आया तो हम 500 को जल्दी रीच कर जाएंगे, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने ये सोलर पावर वगैरह वाला देख लिया, सारी चीज़ें, ये वही चीज़ें हैं। पीपीटी शेयर की जाएगी जो लोग इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक है। ये जो है मेगावाट में है, बायो पावर इतना है, ये है, सारी चीज़ें हमने टेबल में देखी हुई हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कितना है, 8.78 गीगावाट है। फ्लैगशिप स्कीम कौन कौन सी? पीएम सूर्य घर 2024 में पीएम कुसुम सोलर पार्क 55 अप्रूव्ड हो चुके हैं, ठीक है अब तक। ये सारी चीज़ें हैं। पीएलआई स्कीम जो है सोलर मॉड्यूल इसमें लगाया जा रहा है। पीएम जनमान क्या है, ठीक है। पीवीटीजी में सोलर वो करना, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2024 में या 2023 में लागू हुआ, 2030 तक इसमें जो है 5 MMT पर ईयर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना, ये टारगेट है। और 100 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का एडिशन करना है, इससे ये हमारा लक्ष्य है। थर्मल में जो है कौन कौन सा क्या क्या है? कोल सबसे ज़्यादा है, फिर गैस है, फिर डीजल है, ठीक है, फिर डीजल है, ये याद रखना। ये ऑयल और गैस सेक्टर का ये सारा डेटा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के कुछ डेटाज को मैं अगली वीडियोस में करूँगा। कुछ चीज़ें अभी छूटी हुई हैं, तो 50% ऑफ द बुक हैज़ बीन कंप्लीटेड, 50% दूसरे में करूँगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है ना, और फोन्स भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आई हैव टू गो समवेयर, ठीक है। तो 50% ऑफ द थिंग हैज़ बीन कवर्ड। यहाँ तक न्यूक्लियर हाइड्रो हमने सब देख लिया है, ठीक है। न्यूक्लियर हाइड्रो सब देख लिया है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगली वीडियो में कंप्लीट कर देंगे इसको आपका 100%।